वहां से ये है ना, तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल से ये क्लियर हुआ था कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का पार्ट ना होकर ऑर्बिटल का पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्बिटल थ्योरी फिर इंट्रोड्यूस हो जाती है। तो ऑर्बिटल क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, है ना, पहले हम लोग इसको समझते हैं। तो ऑर्बिटल्स बोलते हैं कि ऑर्बिटल थ्री डायमेंशनल स्पेसेस होते हैं। ठीक है, ऑर्बिट जबकि टू डायमेंशनल होती हैं, लेकिन ऑर्बिटल कैसे होते हैं, थ्री डायमेंशनल होते हैं। और इनकी डिफिनेशन है द थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम कॉल्ड ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल ऐसे थ्री डायमेंशनल स्पेसेस होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। उन थ्री डायमेंशनल स्पेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? मतलब कि जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 90% से ज्यादा है ना, उसी को हम लोग मैक्सिमम बोल रहे हैं। ठीक है, और उस स्पेसेस को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं यहाँ पे, ऑर्बिटल नाम बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीज हम लोग ने हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल में देखी थी कि जब एक इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो वो एक इलेक्ट्रॉन ना दिख के पूरा इलेक्ट्रॉन का हमें क्लाउड दिखता है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम में वैसे तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉन एक जगह पे ना दिख के वो कई सारी पोजीशन शो कर रहा होता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतनी जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो वो किसी एक टाइम पे एक जगह डिटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है ना, जबकि है वो एक ही पार्टिकल। ठीक है, लेकिन वो कई सारी पोजीशंस क्लाउड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो वो जिस भी थ्री डायमेंशनल स्पेस में उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, और उस थ्री डायमेंशनल स्पेस को ही हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिटल कह रहे हैं। ठीक है, बोलो भाई, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। है ना, उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक, आपको मैं बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि सपोज आप लोग सभी लोग बच्चे लोग अपनी अपने घर में अपने रूम में स्टडी रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि जो आपका घर है वो एटम है। ठीक है, आपका जो घर है वो एटम है, और अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि किसी भी बच्चे के लिए पूछूं कि बताइए कि कोई XYZ बच्चा है, तो उसके स्टडी रूम में मिलने की प्रोबेबिलिटी इस समय क्या होगी, है ना। तो इस समय अगर अब वो अपनी बैच का ही बच्चा है, ठीक है, तो उसके स्टडी रूम में मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अपने स्टडी रूम में ही बैठ के पढ़ रहे होंगे, है ना। बोलो भाई, लेकिन यस सर। ये प्रोबेबिलिटी 100% भी नहीं हो सकती है, कि हो सकता है कुछ बच्चे ड्राइंग रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, है ना, स्टडी रूम में नहीं पढ़ना पसंद कर रहे हो, है ना, या पिछली क्लास उन्होंने स्टडी रूम में पढ़ी हो, अब वो थक गए, उन्होंने सोचा चलो अब की सोफे में आराम से बैठ के पढ़ेंगे, ड्राइंग रूम में बैठ के पढ़ रहे हो। तो ऐसा भी नहीं कि इस बात की प्रोबेबिलिटी 100% है, लेकिन स्टडी रूम में पढ़ने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ठीक है ना। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के लिए आप सोच सकते हो कि इलेक्ट्रॉन एटम न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, लेकिन किसी टी टाइम पे उसके किसी पर्टिकुलर जगह पे मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, उस जहां पे उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, उस थ्री डायमेंशनल स्पेस को ऑर्बिटल बोल रहे हैं। है ना, जैसे ये इस एग्जांपल में, जो एग्जांपल मैंने आपको दिया है, तो आपका अगर घर आपका जो है वो एक एटम है, तो आपका जो स्टडी रूम है वो पर्टिकुलर एक ऑर्बिटल है, क्योंकि वहां पे मिलने की प्रोबेबिलिटी इस समय क्या है, मैक्सिमम है। लेकिन अभी 1 घंटे बाद जब ये क्लास ओवर हो जाएगी, 1.5 घंटे बाद, तो आपके स्टडी रूम में मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या मैक्सिमम होगी उस समय? तो उस समय यस। हो सकता है कि वो स्टडी रूम में ना तो बैठ के आप, है ना, हाँ, तो डिनर करें, है ना, तो आप अपनी पोजीशन चेंज कर दें, तो आपकी दूसरी जगह पोजीशन मैक्सिमम हो जाएगी मिलने की प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल्स को हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 4 कैटेगरी में कौन से 4 ऑर्बिटल होते हैं,
तो पहला होता है एस ऑर्बिटल। ठीक है, एस ऑर्बिटल जो होता है ये बोलते हैं कि इसका जो शेप होता है ये स्फेरिकल होता है। इसका जो शेप होता है बेटा वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। एस ऑर्बिटल का जो खुद का शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। ठीक है, इसको कभी भी कॉपी में ड्रॉ करना होगा तो हम लोग एक स्फीयर ड्रॉ कर देंगे और स्फीयर के सेंटर को बोलेंगे नोड। इसको क्या बोलेंगे, स्फीयर के सेंटर वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, नोड। ये नोड क्या होता है, नोड बोलते हैं ऑर्बिटल में वो पॉइंट होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। ठीक है, नोड ऐसा पॉइंट होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो होती है ना। बोलो भाई। और एक्चुअली नोड कोई और पॉइंट नहीं है, नोड उस एटम के न्यूक्लियस ही होता है। ठीक है, उस एटम का न्यूक्लियस ही नोड होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। तो ऑर्बिटल थ्योरी में न्यूक्लियस को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, नोड बोल रहे हैं। ठीक है, ये मान लो जो नोड पॉइंट है ये किसी एटम का न्यूक्लियस है, और अगर इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ किसी स्फेरिकल रीजन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी अगर स्फेरिकल रीजन में क्या है, मैक्सिमम है ना। तो स्फेरिकल रीजन में जो ऑर्बिटल डिफाइंड होते हैं उन्हें हम लोग क्या नाम दे देते हैं, एस ऑर्बिटल। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्फेरिकल रीजन में स्प्रेड होता हुआ दिखाई दे कभी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर स्फेरिकल रीजन में स्प्रेड होता हुआ दिखाई दे अराउंड द न्यूक्लियस, तो ऐसे ऑर्बिटल को हम लोग क्या नाम दे देंगे, एस एस ऑर्बिटल बोल देंगे। ठीक है, अच्छा एस ऑर्बिटल सिमेट्रिकल होता है, क्योंकि अगर जैसे हम लोग इसको यहाँ पे अगर कार्टेशियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कुछ एक्सिस ड्रॉ करें, जैसे मैंने एक एक्स एक्सिस मान ली, न्यूक्लियस को अगर हम लोग मान ले ओरिजिन, तो ये एक्स है, ये वाई है, जेड है। तो ये ऑर्बिटल में खास बात है कि जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी जिस तरह से, वैसे ही बेटा वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी, और ठीक वैसे ही जेड एक्सिस के लॉन्ग भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अलोंग द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। इसलिए ये ऑर्बिटल को हम लोग नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करने पे इलेक्ट्रॉन के मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर। मतलब यहाँ पे डायरेक्शन डिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। ठीक है, तो इसे हम लोग नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा फिर एक बात और ये भी समझ लीजिए कि ये तो एस ऑर्बिटल एक्चुअली, इसका एस ऑर्बिटल का एक्चुअल शेप स्फेरिकल होता है। ठीक है, लेकिन जब भी हम लोग थ्योरी में कभी भी कॉपी में ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेंगे फिर तो आवाज नहीं आ उसके रही। लिए हम उस आवाज नहीं आ रही बेटा, आ रही है सर। आ रही है सर। आ रही है सर। अच्छा अच्छा, मतलब कि बाकी बच्चों को आ रही, किसी एक बच्चे को नहीं आ रही है। यस सर। देख लो नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी बेटा फिर, है ना, क्योंकि अगर बाकी बच्चों को आ रही तो फिर तो मेरी तरफ से तो नेटवर्क सही होना चाहिए, बाकी मैं वॉल्यूम सही कर देता हूँ, और थोड़ा सा और मैंने सही कर दिया वॉल्यूम। ठीक है, तो जो एस ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है। ठीक है, और जब भी हम लोग थ्योरी में ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेंगे तो ऑर्बिटल को एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, स्क्वायर बॉक्स से। ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे आप समझ लीजिए कि फिजिक्स में आप कभी देखा होगा कि रेजिस्टेंस को ऐसे हम लोग शो करते हैं, ऐसे जिगजैग वायर बना देते हैं, है ना। जब भी सर्किट वगैरह डायग्राम आप पढ़े होंगे, और या बैटरी में दो हम लोग लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन। तो ये वाला सिंबल बैटरी का होता है और ये वाला सिंबल रेजिस्टेंस का होता है ना। तो ये सिंबल्स होते हैं, है ना। जबकि वास्तविकता में देखा जाए तो कोई वायर टेढ़ा मेढ़ा तो होता नहीं है। ठीक है, या कोई भी बैटरी है तो बैटरी में केवल दो डंडियां तो होती नहीं है ना। वो तो बस एक बड़ी डंडी उसकी कैथोड प्लेट होती है, छोटी डंडी एनोड माइनस वाली प्लेट होती है। तो वो शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन होते हैं, मतलब सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा हम लोग बना देते हैं।
ऐसे ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल एक्चुअली होता वो स्फेरिकल है, लेकिन कभी भी हमें ऑर्बिटल को दिखाना होगा एस ऑर्बिटल को कॉपी में, तो बेटा हम लोग केवल एक स्क्वायर बॉक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, है ना। ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन दिखाना है तो उसको ऐसे एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक एरो सीधा बनाइएगा, एक उल्टा बनाइएगा, मतलब एक एरो का जो एरो है वो अपवर्ड रखिएगा, है ना, हेड, और एक का डाउनवर्ड रखिएगा। वो उनकी स्पिन अपोजिट होती है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इस बात को। तो लेकिन एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम क्या कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, 2। ठीक है। हाँ, एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी मत फिल करिएगा, है ना। और क्यों नहीं फिल करेंगे इसका रीजन अभी हम लोग पढ़ेंगे, एक रूल अभी पढ़ेंगे, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जैसे ही एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे ना, तो वो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायलेट कर जाएगा, तो पॉसिबल नहीं होता है कभी, ठीक है। ठीक है। इसके बाद देखो अगला जो ऑर्बिटल होता है वो पी ऑर्बिटल होता है। अब पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डम्बल शेप का होता है। पी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? डम्बल शेप। डम्बल डम्बल शेप को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ये जो बना हुआ है ये बेटा डम्बल्ड शेप है, ठीक है। हाँ, अब जब डम्बल शेप बनता है तो उसमें एक अपर लूब होती है, एक लोअर लूब होती है ना, एक अपर लूब है एक लोअर लूब है, ठीक है। अच्छा, एक डंबल में 2 लूब होती हैं, है ना, ये एक लूब है ये दूसरी लूब है, ठीक है। और जहां पे दोनों लूप ज्वाइन हो रही हैं उस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं? नोड बोल रहे हैं, है ना। नोड वही पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है ना। तो हर ऑर्बिटल का सेंटर वाला पॉइंट नोड ही हुआ करेगा। और अगर उसको आप समझ गए होगे कि नोड एक्चुअली एटम का न्यूक्लियस ही होता है, क्योंकि ये सारे ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ही बन रहे हैं, है ना। अब पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल ऑर्बिटल होता है, तो इसके फर्दर टाइप भी होते हैं। पी ऑर्बिटल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। पी ऑर्बिटल के 3 फर्दर टाइप भी होते हैं, पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल एंड पी जेड ऑर्बिटल। इनका क्या मतलब है? तो ऐसे समझ लीजिए कि पी एक्स ऑर्बिटल उसको बोलेंगे अगर ये जो डम्बल्ड वाला ऑर्बिटल है, डम्बल शेप ऑर्बिटल, अगर ये एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाई करने लगे, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैक्सिमम हो, तो ऐसे ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलेंगे? पी एक्स ऑर्बिटल, है ना। ऐसे ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलेंगे? पी एक्स ऑर्बिटल। लेकिन अगर ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, डंबल शेप में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई कर रही है, अगर बेटा ये वाई एक्सिस के लॉन्ग मैक्सिमम लाई करने लगे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सपोज वाई एक्सिस के लॉन्ग लाई करने लगे, ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है, ठीक है, तो इस ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलेंगे फिर? पी वाई ऑर्बिटल, ठीक है। ये आपका पी वाई ऑर्बिटल हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड एक्सिस के लॉन्ग मैक्सिमम हो, है ना। तो जेड एक्सिस के लॉन्ग अगर डंबल लाई करने लगे तो समझ जाइए ये ऑर्बिटल आपका क्या हो जाएगा? पी जेड ऑर्बिटल हो जाएगा। तो पी ऑर्बिटल के 3 टाइप होते हैं, ठीक है, और बहुत सिंपल है ना। अगर डंबल एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाई कर रहा है तो उसको पी एक्स बोल देंगे, है ना। अगर डंबल डंबल मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है जो डंबल शेप में है, वो अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग लाई कर रहा है तो पी वाई है, या जेड एक्सिस के लॉन्ग लाई कर रहा है तो पी जेड है ना। बोलो भाई। यस सर। चलिए Yes, sir. एक्सेस बीच में नहीं लाई कर सकता। नहीं, पी ऑर्बिटल की खास बात है ये एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं पी ऑर्बिटल, तो ये हमेशा एक्सिस के एलोंग ही लाई करते हैं। मतलब इनमें जो ये डंबल आप देख रहे हैं ना, ये एक्सिस के इन बिटवीन नहीं लाई करेंगे, है ना। लेकिन जैसे अभी डी ऑर्बिटल पढ़ेंगे तो उसमें 3 ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जो एक्सिस के इन बिटवीन लाई करते हैं, है ना। पी पी ऑर्बिटल एक्सियल नेचर के होते हैं, मतलब उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो एक्सिस के अलोंग ही लाई करता है, ठीक है। फिर इसमें एक टर्म आता है सब सेल। फिर इसमें क्या आता है टर्म? सब सेल। सब सेल क्या है बेटा? तो सब सेल बोलते हैं द, देखो
द कंप्लीट सेट ऑफ टू और मोर ऑर्बिटल इज कॉल्ड सबसेल। बोलते हैं दो या दो से ज्यादा ऑर्बिटल का जो एक कंप्लीट सेट होता है, सेट ऑफ ऑर्बिटल, सेट ऑफ टू और मोर ऑर्बिटल इज कॉल्ड सबसेल। ठीक है, मतलब दो ऑर्बिटल को मिला दो या दो से ज्यादा ऑर्बिटल भी हो सकते हैं, तो उनके सेट को पूरा क्या बोलते हैं, सबसेल बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे जो अभी हम लोग ने पढ़ा है, पी ऑर्बिटल के तीन टाइप होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, है ना। अब इनको अगर कलेक्टिवली बोलना हो, अगर इनको कलेक्टिवली बोलना हो, तो उनको हम लोग थ्योरी में बोलेंगे पी सबसेल, है ना। पी सबसेल जैसे ही मैं कभी आपको बोलूं या किसी न्यूमेरिकल में लिखा हो पी सबसेल लिखा हो, तो समझ जाइए कि वहां पर कलेक्टिवली पूरे तीनों ऑर्बिटल की बात हो रही है। वहां पे पी एक्स की भी बात हो रही है, पी वाई की भी, पी जेड की, है ना। पी एक्स, पी वाई, पी जेड तीनों ऑर्बिटल के कलेक्टिव सेट को हम लोग बोलते हैं पी सबसेल, है ना। और क्योंकि एटम में जो ऑर्बिटल होते हैं वो हमेशा सबसेल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल बेटा किसी एटम में पी एक्स ऑर्बिटल होगा तो पी वाई पी जेड नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर पी एक्स है तो पी वाई पी जेड भी होगा, हाँ वो बात अलग है कि इलेक्ट्रॉन पी एक्स में हो, पी वाई पी जेड खाली पड़े हो, ये हो सकता है। लेकिन ये जो ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं, ये बेटा सबसेल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जो एग्जिस्टेंस होता है वो सबसेल का होता है ना। बोलो भाई। यस सर। है ना, इंडिविजुअल पी एक्स, पी वाई पी जेड एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसा नहीं कि किसी एटम में पी एक्स है और पी वाई पी जेड अपसेंट है ही नहीं, ऐसा नहीं। पी एक्स भी होगा तो पी वाई भी होगा तो पी जेड भी होगा, वो तीनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। और उनको मिला दिया जाए, मतलब पी एक्स पी वाई पी जेड को कलेक्टिवली अगर डिफाइन करें, तो पूरा एक वो सब सेल बन जाएगा। जो एग्जिस्टेंस होता है वो सब सेल का होता है। ठीक है, इसको आप देखो, मैं आपको ऐसे सिंपल वे में समझिए। जैसे आपका घर जो है, ऐसे आपका जो होम है, वो मान लीजिए सबसेल है, ठीक है ना। और जो एग्जिस्टेंस और आपके घर में जो अलग अलग रूम्स हैं वो ऑर्बिटल है, ठीक है। जैसे ड्राइंग रूम एक ऑर्बिटल है, अब स्टडी रूम अलग ऑर्बिटल है, जितने भी रूम हैं। जैसे आप 3 BHK फ्लैट में रहते हैं तो 3 ऑर्बिटल हो गए, है ना। या आपके घर में 5 कमरे हैं तो वो डी ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। 7 कमरे हैं तो एफ ऑर्बिटल हो गया। तो सबसेल हो गया, सॉरी है। तो आप एग्जिस्टेंस की बात करें तो एग्जिस्टेंस तो पूरे घर का है। जैसे एड्रेस, कहीं भी आप अपने घर का एड्रेस लिखते हो तो आप अपने पूरे घर का एड्रेस देते हो। अपनी बात समझ में आ रही है। आप अपने घर के किसी कमरे का एड्रेस नहीं देते हो, क्योंकि जो एग्जिस्टेंस है वो पूरे होम का है आपके। बात समझ में आ रही है, वो पूरे Yes, sir. हाउस का है। तो Yes, ऐसे sir. ही, है ना, अकेला अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आप कहोगे कि सर जो कोई मान लो कोई बहुत गरीब आदमी है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन को बिलोंग करता है, मान लो कोई भिखारी है या कहे, तो वो उनके घर इतने बड़े कहाँ होते हैं। उनके घर में तो मतलब पता लगा झोपड़े में रहते हैं वो लोग। अब झोपड़े में एक ही कमरा है, उस वही कमरा उनका ड्राइंग रूम है, वही सब कुछ है, वही किचन है, सब कुछ है ना। तो वो बेचारे आप समझ लीजिए कि वो एस ऑर्बिटल है। और एस ऑर्बिटल के टाइप नहीं होते हैं, इनके घर में एक ही कमरा होता है, ठीक है, एक ही ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल के टाइप नहीं होते हैं फर्दर, ठीक है ना। लेकिन जो पी सबसेल है, ये आप समझ लीजिए कि मीडियम फैमिली के मेंबर्स हैं। इनके घर में पी एक्स, पी वाई, पी जेड 3 कमरे हैं, कम से कम 3 BHK में तो रहते ही हैं, ठीक है। और इनके घर में 3 कमरे हैं, और एक पी एक्स है, एक को पी वाई बोल रहे हैं, एक पी जेड बोल रहे हैं। तो ये पूरा मिला के बोल रहे हैं पी सबसेल, ये पूरा हाउस हो गया उनका, ठीक है। अब ऐसे ही आगे बढ़ जाओ तो डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होंगे, है ना। वो थोड़े और रिच फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद एफ ऑर्बिटल में 7, एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं, है ना। तो वो तो समझ लो सेलिब्रिटीज हो गए, है ना। उनके बंगले कितने वो उनको भी नहीं पता है ना, इतने सारे बंगले उनके पास। तो अ, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो ऐसे इस तरह
से क्लासिफिकेशन को सबसेल आपको समझ में आ गया होगा। द कंप्लीट सेट ऑफ 2 और मोर ऑर्बिटल इज कॉल्ड सबसेल। तो जैसे पी सबसेल कहीं लिखा हो पी सबसेल, तो आप समझ जाइएगा कि द कलेक्शन ऑफ पी एक्स पी वाई एम पी जेड, है ना, इज ओवरऑल इज डिफाइंड एज पी सबसेल। पी सबसेल में पी एक्स भी है, पी वाई भी, पी जेड भी है। अच्छा ये बताओ कि पी सबसेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम? 6. 6. है ना, 6 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही। क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 रह सकते हैं, और बेटा पी सबसेल में टोटल 3 ऑर्बिटल है, तो मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती है पी सबसेल में वो 6 इलेक्ट्रॉन की होती है। यहाँ पे जो डायग्राम में दिखाया गया है वो पूरा पी सबसेल दिखाया गया है, जिसमें ये वाला पी एक्स मान लेते हैं, अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है, और ये वाला पी वाई है क्योंकि वाई एक्सिस के लॉन्ग लाई कर रहा है, और जेड एक्सिस वैसे तो स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रही होगी, लेकिन उसको 2D में ऐसे दिखा देते हैं जेड एक्सिस को, और तीसरा पी जेड ऑर्बिटल ऐसे लाई कर रहा है। तो ये पूरा कंप्लीट देखा जाए तो पी सबसेल है। ठीक है, क्लियर हो गया? Yes. अब इसमें एक टर्म आता है नोडल प्लेन। ठीक है, नोडल प्लेन क्या होता है? तो देखो हर एक ऑर्बिटल के लिए एक नोडल प्लेन डिफाइन होता है, हर एक पी ऑर्बिटल के लिए एक नोडल प्लेन डिफाइन होता है। और होता क्या है, बोलते हैं द प्लेन एट विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड नोडल प्लेन, है ना। प्लेन जैसे अभी हम लोगों ने बात किया था नोड की, तो नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। ऐसे ही नोडल प्लेन होते हैं, लेकिन नोडल प्लेन में जितने भी एक प्लेन में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो नोडल प्लेन में जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट है, हर एक पॉइंट में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। मतलब उस पूरे प्लेन में ही इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। तो ऐसे प्लेन को क्या बोल देते हैं हम लोग, नोडल प्लेन। ठीक है, तो हर एक पी ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन होता है। जैसे इस डायग्राम में आप देखिए, इस डायग्राम में ये आपको एक पी एक्स ऑर्बिटल दिखाया गया है। ठीक है, पी एक्स ऑर्बिटल, और आपसे कोई पूछे कि पी एक्स ऑर्बिटल का नोडल प्लेन क्या होगा, तो देखो एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो खुद ही ऑर्बिटल लाई कर रहा है, मतलब ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाई कर रहा है। तो इसका जो नोडल प्लेन बनेगा, पहली बात तो उसके नोड पॉइंट से पास होगा, है ना। नोडल प्लेन मस्ट पासेस फ्रॉम नोड ऑफ ऑर्बिटल। पहली बात तो नोडल प्लेन को नोड से पास होना पड़ेगा, और वो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन पे लाई करना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ना डम्बल, तो एक्स का परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा हो जाएगा, वाईजेड प्लेन। तो उसको ऐसे डायग्राम में दिखाया गया है, इस तरह से ये बनेगा वाईजेड प्लेन, और ये जस्ट परपेंडिकुलर प्लेन है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन है, और ये प्लेन इसके नोड पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, तो इस पूरे प्लेन में भी इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी, है ना। आप समझ पा रहे हो इसको, कि ये आपका एक्स ऑर्बिटल है, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर प्लेन ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा, जो उसके नोड पॉइंट से पास हो रहा होगा। ठीक है, उसको जल्दी बोलने का तरीका ये है कि जैसे पी एक्स ऑर्बिटल का नोडल प्लेन बताना है, तो जो एक्सिस उसके नाम में आ रही है उसको छोड़ के बाकी 2 एक्सिस के नाम ले लेने हैं। जैसे पी एक्स को छोड़ दीजिए, बचे कौन सी एक्सिस, वाई यू जेड, है ना। तो पी एक्स ऑर्बिटल का नोडल प्लेन क्या हो जाएगा, वाई जेड प्लेन। अब जैसे पी वाई का निकालना है तो जेड एक्स हो जाएगा, पी जेड का बोलना है तो एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, बोलो Yes. बेटा, है ना। पी में तो इजिली आप बता सकते हो। सर ठीक इसमें है, हाँ बताओ। सर पी एक्स ऑर्बिटल सर कौन से प्लेन में लाई कर रहा है सर, वाई एक्स वाई प्लेन में कि एग्जैक्ट प्लेन में? नहीं, ये जो ऑर्बिटल है ये एक्स एक्सिस के, ऑर्बिटल की जो लूप आप देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस के अलोंग लाई कर रही है। यस सर, बट सर लाइक वो सर ओपन है सर, वो पूरा 3D में लाई करेगा वो पूरा लूप की, मतलब लाइक सर एक प्लेन में है। नहीं, ये ऐसे समझो, जो पी एक्स ऑर्बिटल है ये बैलून टाइप का शेप है इसका। जैसे आप बैलून एक ले लो, है ना, और बैलून को सिलेंड्रिकल फॉर्म में आप फुला दो, और बीच में एक आप धागा बांध दो, तो ऐसा शेप हो जाएगा उसका। मतलब बीच में आप उसको बांध दो,
किसी पॉइंट बीचों बीच में आप धागे से उसको बिल्कुल कस दो, ठीक है, तो होगा क्या कि एक लूप उसकी ऊपर की तरफ फूल जाएगी, एक नीचे तरफ फूली रहेगी, बीच में आपने यहाँ पे थ्रेड से उसको बांध दिया है ना। या दो बैलून आप ऐसे ले लो, दो बैलून अलग अलग ले लो, दो बैलून सिलेंड्रिकल शेप के अलग लेके उनको आपस में बांध दो, तो भी वो ऐसा ही दिखेगा पी ऑर्बिटल तरफ। तो ये ऑर्बिटल जो ये वाला रीजन है वो 3 डायमेंशनल है, ठीक है, लेकिन उसकी ओरिएंटेशन कहाँ लाई कर रही है, वो जो 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो किस एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है, वो एक्स एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है, ठीक है। यस यस सर। है ना। इसीलिए मैं ये बात बोल रहा था कि जो ये नोडल प्लेन है इसको नोड वाले पॉइंट से पास होना मस्ट है, क्योंकि अगर वो नोड से थोड़ा भी आगे पास या पीछे वाले पॉइंट से पास करेगा तो वो इस वाले रीजन को कट करने लगेगा, उसके जो बैलून का अंदर जहाँ हवा भरी हुई है उस वाले रीजन को कट करने लगेगा, और वहीं पे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैक्सिमम है, तो फिर वो नोडल प्लेन होगा ही नहीं, है ना। वैसे प्लेन तो इसमें बहुत सारे पास हो सकते हैं, ये सारे बेटा देखा जाए तो वाईजेड प्लेन ही है, लेकिन इनमें नोडल प्लेन केवल वही है जो उसके नोड पॉइंट से ये वाला बीच में से जो बिल्कुल पास हो रहा है ना। बोलो कुछ समझ में आया यस सर। है ना। वो थोड़ा सा थ्री सर डायमेंशनल थोड़ा नीचे फिगर है। कर दीजिएगा, लिखना है। अच्छा अच्छा बिल्कुल बेटा। सर बस बस। है नोट हो गया। तो ठीक है, तो ये पी ऑर्बिटल के 3 टाइप होते हैं, पी एक्स, पी हो वाई, गया पी सर। जेड, है ना। और ये तीनों के नोडल प्लेन हो गए। अब इसमें आते हैं नेक्स्ट, इसमें डी ऑर्बिटल में। डी ऑर्बिटल के टोटल 5 टाइप होते हैं, है ना। ये थोड़े से है ना रिच पर्सन लोग हैं, है ना, इनके घर में 5 कमरे हैं। तो डी ऑर्बिटल के 5 ऑर्बिटल टाइप होते हैं। डी सबसेल, अगर पांचों को मिला के बोले तो डी सबसेल बन जाएगा, लेकिन इंडिविजुअल बात करें तो ऑर्बिटल हो जाएंगे। तो कौन कौन से 5 ऑर्बिटल हैं, तो एक होता है डी एक्स वाई ऑर्बिटल होता है बेटा, एक होता है डी वाई जेड होता है, एक डी जेड एक्स होता है। तीन तो आप ऐसे याद कर लो। ऐसे आप ऐसे इसको याद करने में थोड़ी आपको आसानी होगी कि जैसे एक सर्कल आप बनाओ, ठीक है, और उसमें एक्स वाई जेड को सर्कुलर ऑर्डर में लिख दीजिए, सीक्वेंस में है। तो आपको देखो पहले 2 एक्सिस पकड़ लेनी है, जैसे पहले आप एक्स और वाई को बोल दिए तो ये हो जाएगा डी एक्स वाई, फिर आप एक्स को हटा के बाकी बची 2 बोल दीजिए वाई जेड, अब वाई को हटा के जेड एक्स को बोल दीजिए, है सर्कुलर ऑर्डर में। तो 3 आपके हो गए ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ठीक है। ये तीनों ऑर्बिटल नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं। नॉन एक्सियल इनको इसलिए बोलते हैं, अभी इनके हम लोग शेप पढ़ेंगे, तो आप देखिएगा कि इसमें जो लूप होती है वो एक्सिस के इन बिटवीन लाई करती है। इन तीनों ऑर्बिटल में आप देखेंगे कि इनकी जो लूप होती है वो एक्सिस के इन बिटवीन लाई करती है, एक्सिस के अलोंग नहीं लाई करती, इसलिए इनको नॉन एक्सियल बोलते हैं। अच्छा, 2 डी ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जिनकी लूप एक्सिस के अलोंग लाई करती है। ये होते हैं एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक होता है डी जेड स्क्वायर, ठीक है। इन ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सियल ऑर्बिटल बोलते हैं। एक्सियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी अभी इनका शेप आप देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगी बात। इनकी जो लूप होती है वो एक्सिस के अलोंग लाई करती है, ठीक है। तो पहले तो ये पांचों नाम आपको याद होने चाहिए, है ना। कौन कौन से डी ऑर्बिटल होते हैं एक बार इनको रिकॉल कर लीजिए। एक होता है डी एक्स वाई, ठीक है, दूसरा डी वाई जेड, तीसरा डी जेड एक्स, ठीक है। अब 2 स्क्वायर वाले होते हैं, आज आपकी फंस रही है। एक होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक हो जाएगा डी जेड स्क्वायर, ठीक है। सर हाँ बोलो बेटा। सरकार आप है, अरे आवाज बेटा कट रही तुम्हारी, क्या करूं। सर कह रहा हूँ आपकी आवाज फंस के आ रही है।
आवाज मेरी फंस के आ रही है? नो सर। यस सर, No, फर्स्ट फर्स्ट sir. की आवाज आ रही है। नो सर। हैं सभी बच्चों को ऐसे ही लग रहा है क्या? नो No, सर। sir. नो सर। क्लियर आ रही है सर। आ रही है। इन बच्चों को तो क्लियर आ रही है। देखो आप एक बार फिर से डेटा को ऑफ करके ऑन करो, है ना, या एग्जिट करके फिर से ज्वाइन करो। ठीक है। यस सर, रीजॉइन कर रहे हैं एक बार। हाँ करो करो, एंट्री मिल जाएगी तुम्हें बिल्कुल। तो देखो ठीक है, तो डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो 5 टाइप होते हैं। अच्छा, डी ऑर्बिटल में जो शेप होता है वो डबल डंबल शेप होता है। इसमें 2 डंबल होते हैं बेटा। जैसे पी ऑर्बिटल में केवल एक ही डंबल होता था, है ना, और डी ऑर्बिटल में आपको 2 डंबल दिखाई देंगे, डबल डंबल शेप होता है। एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर में आपको 2 डंबल नहीं दिखेंगे, इसलिए इसको मैंने अलग कर दिया है। डी जेड स्क्वायर में एक ही डंबल होता है। ठीक है। तो डी ऑर्बिटल आर डबल डंबल इन शेप। डी ऑर्बिटल डबल डंबल शेप के होते हैं। ये इनके शेप बने हुए हैं, है ना, लेकिन आपको मैं बनाना सिखाता हूँ, क्योंकि बिना वो बनाए उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देता हूँ आप लोगों की, कि जैसे डी में 5 ऑर्बिटल है, इनका शेप हम लोग को बनाना आना चाहिए, है ना। देखो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। ठीक है। सबसे पहले हम लोग डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, 3 ये बनाएंगे, और उसके बाद 2 स्क्वायर वाले बनाएंगे। एक बनाएंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक डी जेड स्क्वायर। टोटल 5 ही ऑर्बिटल ही होते हैं डी में। ठीक है। देखो ये मैंने एक्सिस दिखा दी है। ठीक है। अब देखो आपको जैसे सबसे पहले ये देख लीजिए कि आपको कौन सा ऑर्बिटल बनाना है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये डिसाइड कर लेंगे कि हमें ऑर्बिटल कौन सा बनाना है। फिर भी कर दीजिएगा, समझ में नहीं आया, डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ बिल्कुल, अभी बताया, वही बताने ही जा रहा हूँ मैं, इन ऑर्बिटल का शेप कैसे ड्रॉ करना है हम लोग को। ठीक है। देखो जब सबसे पहले हम लोग बनाने जा रहे हैं डी एक्स वाई ऑर्बिटल। ठीक है। तो देखो ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, तीनों में एक सिमिलरिटी क्या है कि जो भी 2 एक्सिस उस ऑर्बिटल के सब स्क्रिप्ट में लिखी हुई है। ठीक है। आप कॉपी के प्लेन में वही 2 एक्सिस शो कर दीजिए, है ना। जैसे ये वाली मान लीजिए एक्स एक्सिस, और ये वाली मान लीजिए वाई एक्सिस। ठीक है ना। अब देखो आपको जैसे बनाना है डी एक्स वाई ऑर्बिटल, तो ये कैसे बनाएंगे? डी एक्स वाई ऑर्बिटल, ये जो एक्स वाई प्लेन आप देख रहे हो, एक्स वाई प्लेन के जो एंगल बाई सेक्टर्स हैं, एक्स वाई प्लेन में आप एक एंगल बाई सेक्टर की लाइन ड्रॉ कर दीजिए। एंगल बाई सेक्टर क्या होते हैं पता है? सर जो एंगल को इक्वली। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। एंगल बाई सेक्टर ऐसी लाइन होती है जो किसी प्लेन को बाइसेक्ट करती है, या एंगल बाई सेक्टर को ऐसे बोल सकते हो कि ऐसी लाइन जो एक्सिस से 45 डिग्री पे लाई करती है ना, उसी को एंगल बाई सेक्टर बोलते हैं। तो आपने क्या किया, पहले आपने एक्स वाई ऑर्बिटल बना दिए, एक्स वाई। हाँ क्या करूँ? क्या बताएं, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ हाँ फिर से बता देता हूँ। देखो मैंने ये बताया कि जैसे डी एक्स वाई ऑर्बिटल का शेप आपको बनाना है, तो पहले आप वही 2 एक्सिस शो कर दीजिए कॉपी में। ठीक है। जैसे मैंने एक एक्सिस को मान लिया एक्स एक्सिस, ठीक है, और एक को मान लिया वाई एक्सिस। ठीक है। अब उनके एक्सिस से 45 डिग्री पे जो लाइन पास हो रही है, उसके ऊपर आपको 2 डंबल बना दे
हैं, क्योंकि डी ऑर्बिटल में डबल डंबल शेप होता है, 2 डंबल बनते हैं। तो एक डंबल लाई कर जाएगा इस वाले एंगल बाई सेक्टर वाली लाइन पे, दूसरा डंबल लाई कर जाएगा इस वाले एंगल बाई सेक्टर वाली लाइन पे। ठीक है, बोलो भाई। यस सर ये भी 3D है। हाँ, ये सब 3D ऑर्बिटल होते ही 3D है। ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल डायग्राम होते हैं सारे। ठीक है, ऑर्बिटल ऑर्बिटल होते ही 3 डायमेंशनल स्पेस होते हैं। तो इसमें भी वही बैलून टाइप के ऑर्बिटल्स हैं, मतलब ये जो मान लो एक बैलून, ये मान लो एक बैलून डंबल शेप का, ये मान लो, है ना। या आप ऐसे मान लो 4 बैलून्स हैं, इनको एक ही जगह पे बांध दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, और इस तरह से वो लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे डी वाई जेड ऑर्बिटल बनाना है, तो इसके नाम में कौन सी 2 एक्सिस आ रही है, वाई और जेड, है ना। तो आप अपनी कॉपी में जो 2 एक्सिस सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग। Sir, your voice is not coming, sir. Not all. Sir, you're not audible. यस सर, आवाज नहीं आ रही। हाँ बेटा, डिस्कनेक्ट हो गया था अभी। यस सर। तभी कुछ रिप्लाई भी नहीं आ रहा था आप लोगों का, स्क्रीन भी फ्रीज हो गया। स्क्रीन शो भी नहीं हो रहा सर। अच्छा अच्छा, हाँ फिर से इसमें शेयर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो हो गया, स्क्रीन शेयर हो गया। यस सर। अब देखो ये ऐसे, ये बन गया डी एक्स वाई, ये बन गया डी वाई जेड। ठीक है, अब इसमें आपको लग रहा होगा सर ये दोनों तो सेम ही दिख रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस ही नहीं समझ में आ रहा होगा, एक्सिस का है ना। जब सर 3D तो में देखो, देखेंगे तब पता चलेगा। हाँ इसमें ना ये चीज थोड़ा सा आपको 3D में विजुलाइज करनी होगी। 3D में देखने में क्लियर कट समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, तो जो ये ऑर्बिटल है कौन सा, डी एक्स वाई ऑर्बिटल, ये जो बनाया है सबसे पहले। ठीक है,
इसमें जो ये चारों लूप लाई कर रही है एक्चुअली ये एक्स वाई प्लेन पे ही लाई कर रही है, जैसे क्योंकि ये मैंने एक्स एक्सिस मान ली है, वाई एक्सिस मान ली है, तो ये जो डंबल लाई कर रहे हैं ये स्पेशली एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, इनके मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ मैक्सिमम है? एक्स वाई प्लेन के अलोंग मैक्सिमम। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन पे। तो ये वाला जो ऑर्बिटल है ये इस प्लेन में ही लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन पे। ठीक है, लेकिन जैसे ये वाला ऑर्बिटल है डी वाई जेड, तो ये ऑर्बिटल वाई जेड प्लेन के लॉन्ग लाई कर रहा है। ठीक है, तो वाई जेड प्लेन एक्स वाई प्लेन का क्या होगा? परपेंडिकुलर प्लेन होगा। तो इसका मतलब इधर एक प्लेन बन रहा होगा, ये वाई जेड प्लेन, और इसके अलोंग जो डी, ये जो दो डंबल लाई कर रहे होंगे वो ये है डी वाई जेड। तो इनका एक्चुअली प्लेन क्या है? अलग अलग। डी एक्स वाई का प्लेन है एक्स वाई प्लेन, और डी वाई जेड का जो प्लेन है वो वाई जेड है ना, इसलिए वो आइडेंटिकल नहीं है, वो डिफरेंट है। ठीक है, सर उसका और नोड सर ओरिजिन। नोड तो हर बार वही बन रहा है जहां पे चारों लूप मिल रही है ना, ये जो ओरिजिन है वही नोड है। ठीक है, सर सर उस 3D वाले फिगर में सर उसका जो नोड सर ओरिजिन पे रहेगा। हाँ किस वाले का? सर जो नीचे 3D वाला फिगर है। अच्छा, थ्री वाला कह रहे हो? उसमें मैंने एक्चुअली नोड पे ध्यान नहीं दिया बनाते समय। ठीक है, क्योंकि नोड तो कोइंसाइड ही करेगा इन सभी ऑर्बिटल का, उनको बनाते समय आपको नोड कोइंसाइड कराना पड़ेगा, है ना। वो तो बस मैं आपको प्लेन समझा रहा था उस डायग्राम में, तो उस डायग्राम में बस आप प्लेन को समझ सकते हैं कि दोनों का प्लेन क्या है, अलग अलग है। अब जैसे ये तीसरा डायग्राम आप देखो, ये है आपका डी जेड एक्स ऑर्बिटल का। तो इसमें जो ये जो चारों लूप लाई कर रही है, वो जो ये एक्स जेड प्लेन है, वो एक्स जेड प्लेन के एंगल बाई सेक्टर के लॉन्ग लाई कर रहे हैं। तो इसमें एक जो ऑर्बिट, एक जो लूप है, ये वाली जो डंबल शेप है का ऑर्बिटल है, ये इस वाली एंगल बाई सेक्टर पे लाई कर रहा है, और दूसरा इस पे लाई कर रहा है। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। अब जैसे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपको दिखाना है, तो इसके नाम में देखो एक्स आ रहा है वाई आ रहा है, तो यही दो एक्सिस आप दिखा दिए। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिए कि जिस एक्सिस का स्क्वायर होने लगे तो ये ऑर्बिटल एक्सियल होते हैं। एक्सियल में क्या है कि जिस एक्सिस का स्क्वायर हो रहा हो उसी एक्सिस के अलोंग डंबल लाई कर जाएगा। तो इसमें एक डंबल लाई कर जाएगा एक्स एक्सिस के अलोंग, एक डंबल लाई कर जाएगा वाई एक्सिस के अलोंग। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो एक्सिस के अलोंग ही मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये शेप हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल का। ठीक है, क्लियर? यस Yes. और Yes, sir. एक ऑर्बिटल बस ऐसा होता है जिसका शेप बाकियों से बिल्कुल टोटली बोलते हैं डिफरेंट शेप होता है, वो होता है डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें ऐसे ये मान ली मैंने जेड एक्सिस, ये मान ली एक्स एक्सिस। एक्सिस आप कोई भी मान सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं, आप इसको जेड मान लो, इसको एक्स मान लो, है ना, है ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो जिस एक्सिस का स्क्वायर हो रहा है उसमें डंबल तो लाई करेगा ही करेगा, है ना। तो जैसे इसमें जेड स्क्वायर है तो इसमें एक डंबल लाई कर जाएगा जेड एक्सिस के लिए। लेकिन अगर आप इतना ही डायग्राम बना के छोड़ देंगे तो ये तो बेटा पीजेड ऑर्बिटल हो जाएगा, है ना। ये केवल इतना ही बनाएंगे तो ये तो पीजेड हो जाएगा ना। तो पीजेड और डीजेड स्क्वायर में डिफरेंस क्या होता है? तो इसमें डिफरेंस होता है इस डीजेड स्क्वायर में एक रिंग लाई कर रही होती है। ठीक है, उसको आप ऐसे समझिए कि जेड एक्सिस के अलोंग तो डंबल लाई कर रहा है, और एक रिंग लाई कर रही है
ये इस तरह से एक्चुअली ये दो कंसेंट्रिक रिंग होती हैं, एक छोटी रिंग आपने देख रहे हो, एक बड़ी रिंग देख रहे हो, और इन दोनों रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और ये जो रिंग आप देख रहे हैं, ये रिंग एक्स वाई प्लेन पे लाई करती है, ठीक है। ये जो रिंग आप देख रहे हैं कंसेंट्रिक रिंग, ये एक्स वाई प्लेन पे लाई करती है, लाई इन एक्स वाई प्लेन। लेकिन जो डंबल है वो कहाँ लाई कर रहा है, डंबल जेड एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है, ठीक है। Yes, sir. और ये जो रिंग आप देख रहे हैं इस कंसेंट्रिक रिंग, इसको आप अगर बेटर वे में अगर समझना चाह रहे हैं, तो जैसे आपने टायर ट्यूब देखा, टायर ट्यूब में जब हवा भर देते हैं, जैसे ये टायर ट्यूब है मान लो, और टायर ट्यूब में हवा भर देते हैं, तो फूल के मोटा हो जाता है ना टायर ट्यूब, Yes. है ना। तो एक्चुअली वो टायर ट्यूब जैसे ही शेप होता है। ये जो रिंग आप जो रिंग देख रहे हैं, रिंग है ना, जो ये दो कंसेंट्रिक रिंग है, ये एक्चुअली सिमिलर टू टायर ट्यूब शेप होता है इसका, है ना। और टायर ट्यूब में जहां हवा भरी हुई है, वहीं पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, मतलब टायर ट्यूब के अंदर अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो ये टायर ट्यूब आप मान लीजिए कि एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा है, और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे क्या लाई कर रहा है, ये डंबल, ये जेड एक्सिस है ना। इस तरह का ये शेप बनता है, ठीक है। इसको हम लोग डफनेट शेप भी बोलते हैं, डफनेट शेप या डोनट शेप भी बोलते हैं। यही एक ऑर्बिटल ऐसा होता है जिसमें इस तरह की कंसेंट्रिक रिंग लाई करती है, अदरवाइज बाकी डी ऑर्बिटल में देखो किसी में भी रिंग लाई नहीं कर रही है, ठीक है। बोलो भाई, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो ये पांचों टाइप डी ऑर्बिटल के, बाकी इनको 3D में देखो, क्योंकि देखो अगर आपको 3 डायमेंशनल डायग्राम देखना है तो ये ऊपर वाला देख लीजिए, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी कि ये शेप कैसे होते हैं, ठीक है। जैसे पहला ऑर्बिटल आप देखिए, ये पहला ऑर्बिटल, ये थोड़ा सा डी एक्स वाई है ना, ये दिख रहा है, डी एक्स वाई लिखा हुआ है, 3D तो ये डी एक्स वाई ऑर्बिटल है ना। इसमें देखो ये एक्सिस दिखाई गई है, एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स है और ये वाई निकल रही है और ये जेड निकल रही है। और इसमें डी एक्स वाई में एक्स वाई प्लेन जो है, एक्स 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 एक्सिस ये है, वाई एक्सिस, तो यहाँ से ये लाइन देखो तो 45 डिग्री पे जा रही होगी, ये तरह एक तरह से एंगल बाई सेक्टर लाइन है, एक एंगल बाई सेक्टर लाइन यहाँ से निकल रही होगी। तो एक डंबल देखो यहाँ लाई कर रहा है, ये जो येलो येलो कलर का डंबल दिखाया गया है, एक एक हिस्सा ये है और पीछे वाला छुपा हुआ है, थोड़ा सा दिख रहा है। और एक डंबल की एक लूब ये है, एक ये लूब है। तो ये एक्सिस से कितने डिग्री पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, 45 डिग्री पे, ठीक है। क्लियर हो रही बात, यस सर। Yes. है ना। अब अगर आपको इसमें बोला जाए कि इसमें नोडल प्लेन बताइए कौन सा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है, नोडल प्लेन। तो नोडल प्लेन एक ऐसा प्लेन है जो ऑर्बिटल के नोड पॉइंट से पास होना चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। अब इसमें नोड पॉइंट से तो देखा जाए तो एक ऑर्बिटल, एक प्लेन ये पास हो रहा है ना, एक प्लेन ये है ना, दो प्लेन तो दिख ही रहे हैं। और उस पूरे प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ये वाला डायग्राम देख लो, इसमें आप ऐसे देखो कि एक्स एक्सिस, देखो एक्स एक्सिस पूरी खाली पड़ी हुई है ना। क्या एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई कर रही है? No, sir. नो सर। नहीं कर रही है ना। वो जाके नोड नोड वाले पॉइंट में टच जरूर कर रही है, लेकिन नोड में तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होता है। तो इस पूरी एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0। ऐसे ही आप वाई एक्सिस को अगर गौर से देखें तो वाई एक्सिस के अलोंग भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, ठीक है। और ऐसे ही आप जेड एक्सिस को इमेजिन करो, क्योंकि जेड एक्सिस आपके आई की तरफ, सामने की तरफ आ रही है निकल के, है ना, 3D में समझिए।
तो जेड एक्सिस भी खाली पड़ी हुई है। और अगर इस एक्स एक्सिस को जेड एक्सिस के अलोंग खींच दो, समझना, इस एक्स एक्सिस को जेड एक्सिस के अलोंग बाहर की तरफ खींच दो, तो ये एक प्लेन बनता दिखेगा और ये एक नोडल प्लेन हो जाएगा। इसको बोलेंगे एक्स जेड प्लेन, ठीक है। और ऐसे ही वाई एक्सिस को भी जेड के अलोंग खींच दो, तो एक प्लेन और बनेगा, उसको बोलेंगे वाई जेड प्लेन, और ये भी नोडल प्लेन होगा। इन दोनों प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, 0, है ना। आप ये 3D में देख लो, जैसे ये वाला आपका एक प्लेन है, ये आपका मेरे ख्याल से एक्स जेड प्लेन बन रहा है, और ये वाला वाई जेड प्लेन बन रहा है। जो शेडेड वाला है दिख रहा है आप लोगों को, शेडेड सा प्लेन दिख रहा है Yes, sir. है ना। तो ये नोडल प्लेन है। तो एक डी ऑर्बिटल में 2 नोडल प्लेन होते हैं, ठीक है। अब उनको जल्दी बोलने का तरीका, जैसे एक्स वाई का बोलना है, तो एक्स वाई तो इसके नाम में है ही एक एक्सिस मिसिंग है, जेड एक्सिस। तो एक बार एक्स को जेड के साथ मिला के बोल दो, एक्स जेड प्लेन, तो ये एक नोडल प्लेन बन जाएगा। और इसके नाम में वाई जो आ रही है और जो मिसिंग वाली है उसको मिला के बोल दो, तो वाई जेड प्लेन, ठीक है। ऐसे डी एक्स जेड में भी 2 को देखो, ये इसमें 2 नोडल प्लेन बन रहे हैं। डी एक्स जेड में एक बन जाएगा एक्स वाई प्लेन, एक बन जाएगा जेड वाई जेड प्लेन, ये दोनों नोडल प्लेन हो जाएंगे। बोलो भाई। लेकिन जो ये डी जेड स्क्वायर होता है, ये इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डी जेड स्क्वायर में नोडल प्लेन कैसे बनेगा, क्योंकि देखो इसमें जेड एक्सिस के लॉन्ग तो डंबल लाई कर रहा है, और बाकी ये टायर ट्यूब जैसा देख रहे हो, ये रिंग है एक्चुअली, ये एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रही है ना। जो बीच में ये ब्लू ब्लू देख रहे हो, ये रिंग है। तो इसमें प्लेन नहीं बनता है, क्योंकि कोई भी आप प्लेन बनाओगे, चाहे वो एक्स वाई प्लेन हो चाहे वाई जेड हो, वो या तो इस डंबल को कट कर जाएगी, या डंबल को नहीं कट करेगी तो रिंग को कहीं ना कहीं कट कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे नोडल प्लेन नहीं बनता, यहाँ नोडल कोन बनता है। नोडल क्लोन ऐसे समझ लीजिए कि ये नीचे वाले डायग्राम में थोड़ा बना के दिखा देते हैं आपको, कि जैसे एक आप इसमें नोड पॉइंट से, है ना, जो ये बाहर वाली रिंग है ना, इसकी इसको कवर करते हुए एक टेंजेंट ड्रॉ करो, है ना, ऐसे। और ये टेंजेंट्स को आपस में ज्वाइन कर दो, तो एक यहाँ पे कोन बनता हुआ नजर आएगा ये, ठीक है। और ऐसे ही एक हाफ कोन नीचे की तरफ बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। एक हाफ कोन ऊपर की तरफ बनेगा। ये हाफ कोन कैसे बन रहा है कि ये जो ऑर्बिटल है, इसमें जो बाहर वाली रिंग है उसकी ये कॉमन टेंजेंट्स हैं, उन कॉमन टेंजेंट्स को बाहर की तरफ पुल कर दो, तो एक आपको कोन बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और बोलते हैं कि इस कोन की सरफेस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 मिलेगी, इस कोन की सरफेस पे मिलेगी, क्योंकि इस कोन के अंदर डंबल लाई कर रहा है और बाहर वो एक्चुअली रिंग लाई कर रही है, ठीक है। तो ये इसमें नोडल कोन बनते हैं। तो कभी आपसे पूछा है कि डीजेड ऑर्बिटल में नोडल प्लेन बनेगा कि नहीं बनेगा, तो बोल दिएगा कि नोडल प्लेन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसमें नोडल कोन एग्जिस्ट करते हैं, नोडल कोन। बोलो भाई, कुछ समझ में आ रहा है भाई? यस थोड़ा थोड़ा सा वो 3D यस डायग्राम है, बस उसको थोड़ा सा आपको 3D में विजुलाइज करने की जरूरत है ना। तो आपको वो चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे ये कोन बना के दिखाया भी गया है यहाँ पे, कि ये आपका जो कोन बन रहा है, इस कोन की सरफेस में चलते रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 मिलेगी। ये नोडल सरफेस है, ये कोनिकल सरफेस यहाँ मिल रही है, यहाँ प्लेन नहीं मिल पा रहा है, यहाँ पे कोनिकल सरफेस मिल रही है, ठीक है। बोलो, क्लियर हो गई बात? यस सर Yes, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में नोड क्या होगा, नोडल प्लेन कौन सा? हाँ देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में अगर देखना है,
तो इसमें आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ये डायग्राम है, तो इसमें जो एंगल बाई सेक्टर वाली लाइन है ये खाली पड़ी हुई है ना। इसमें एंगल बाई सेक्टर वाली लाइन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो क्या है, 0 Yes. है कि नहीं, Yes. है ना। और ये जो एंगल बाई सेक्टर वाली लाइन है, अच्छा जेड एक्सिस भी खाली पड़ी हुई है, वो एक्चुअली बाहर की तरफ आ रही है, आपकी आई की तरफ निकल रही है वो। तो अगर ये एंगल बाई सेक्टर वाली लाइन को आप एक्सटेंड कर दो अलोंग जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग खींच दो पकड़ के, तो ये जो प्लेन बनेगा, वैसे ये प्लेन आपकी आई की तरफ आ रहा होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये प्लेन एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन होगा इस तरह से, ठीक है। तो ये प्लेन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जाएगी। ऐसे ही ये वाले एंगल बाई सेक्टर को भी जेड एक्सिस के लॉन्ग एक्सटेंड कर दो, तो एक नोडल प्लेन और मिल जाएगा, 2 नोडल प्लेन मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। Yes. तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको, यस सर। लेकिन है ना, ये यहाँ पे मैंने तो लिख भी दिए हैं नोडल प्लेन के बारे में, कि डी एक्स वाई का नोडल प्लेन वाई जेड और जेड एक्स होता है। डी है ना, एक्स वाई का वाई जेड, इनका तो आप बता ही दोगे। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या होता है नोडल प्लेन, तो बोलते हैं प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन, ऐसा प्लेन जो एक्स वाई प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, बट इंक्लाइंड एट 45 डिग्री विद एक्स एंड वाई एक्सिस, मतलब वो प्लेन एक्सिस से 45 पे इंक्लाइन होना चाहिए। और डी जेड स्क्वायर में बोलते हैं कोई नोडल प्लेन नहीं मिलता है, उसमें 2 नोडल कोनिकल सरफेस अवेलेबल होती है ना, 2 नोडल कोनिकल सरफेस आर अवेलेबल, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो ये जेड, ये आपके डी ऑर्बिटल हो गए। एफ ऑर्बिटल वैसे तो सिलेबस में नहीं है बहुत डिटेल इसका, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पॉइंट से मैंने दे दिया है, आप इसको बस ऐसे ही रफ वे में इसको पढ़ लीजिएगा, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, आउट ऑफ सिलेबस एक तरह से देखा जाए तो, है ना। इसको बहुत ज्यादा दिल पे, एक मूवी आई थी ना, दिल पे मतले यार, ठीक है, तो वो ये कुछ ऐसा ही है एफ ऑर्बिटल, इसको बस देख लीजिए, बाकी बहुत ज्यादा कभी पूछा उछा नहीं जाएगा आपसे, है ना। एफ ऑर्बिटल के 7 टाइप होते हैं। अब इनके ये नाम है, एफ एक्स वाई स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड, एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये है। लेकिन नॉट नीड टू मेमोराइज, आपको कोई आवश्यकता नहीं कि आपको ये याद करने हैं, आपको कोई भी आवश्यकता नहीं कि इसको याद करें, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, पूछे नहीं जाएंगे। लेकिन 7 टाइप होते हैं ये पता होने चाहिए, ठीक है। सर ये और तो इनमें सबसे अगर इनमें जो नंबर ऑफ लूप होती हैं वो भी फिक्स नहीं होती हैं एफ ऑर्बिटल में। जैसे डी ऑर्बिटल में देखा जाए तो जनरली 2 लूप सब में थी, हाँ डी जेड स्क्वायर में 2 नहीं थी, ठीक है। तो इनमें कुछ में 4 लूप होती हैं, कुछ में 6 होती हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं इसमें 8 लूप होती हैं, ठीक है। और इनका शेप काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि हम लोग कॉपी में ड्रॉ भी नहीं कर सकते हैं, हाईली कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है। अब जब समझ लीजिए कि डी ऑर्बिटल में 4 लूप होती थी, तो उनको समझने में देखिए कम से कम 15 मिनट लग गया हम लोगों को, है ना, समझाने में। तो इनमें तो 4 6 8 8 लूप हैं, तो उनको हम लोग कॉपी में बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉपी में कोई भी डायग्राम 2D में बना देंगे, और ये सारे डायग्राम किस में होंगे, 3D में। तो कॉपी में इतनी सारी लूप को बना पाना, एग्जैक्टली शो कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनके बारे में पूछा नहीं जाता है, ठीक है। ये इनके शेप की पिक्चर्स हैं, इनको आप एक बार बस देख सकते हैं कि किस टाइप के हैं। जैसे इनमें से कोई एक देख लीजिए, जैसे एफ एक्स जेड स्क्वायर। अब इसमें आप काउंट करके बताइए इसमें कितनी लूप आपको दिखाई दे रही है, 6 है ना, 6 है ना, एक, हाँ बिल्कुल सही 6 है।
1 2 3 3 ये हो गई और 3 लूप ये, तो इसमें 6 लूप है। इसमें देखिए तो 1 2 3 4 5, इसमें भी 6 ही है ना। Yes. अच्छा ये बताइए कि जैसे ये वाला ऑर्बिटल है, या अच्छा डी जेड स्क्वायर, अच्छा किसी ने मुझसे पूछा नहीं कि सर डी जेड स्क्वायर में लूप कितनी काउंट करेंगे। डी जेड स्क्वायर में अगर कोई पूछे नंबर ऑफ लूप, इसमें लूप कितनी है, तो लूप देखो इसमें नहीं, 3 लूप बोलते हैं डी जेड स्क्वायर में। देखो एक लूप ये हो गई, डंबल, एक डंबल में 2 लूप होती हैं, तो 2 लूप तो ये हो गई। और बाकी जो ये टायर ट्यूब जैसी आप रिंग देख रहे हैं, ये पूरी एक लूप कंसीडर की जाती है, ये पूरी एक कंप्लीट लूप मानी जाती है। तो डी जेड स्क्वायर में 3 लूप है, बाकी बचे हुए जो 4 ऑर्बिटल है डी में, उनमें सब में 4 लूप है ना। बोलो भाई, Yes, sir. यस सर। है ना, तो ये इसीलिए बोलते हैं सबस्क्रिप्ट कि डी जेड ये जो स्क्वायर में 4 लूप। हाँ क्या करूं, सर ये जो सबस्क्रिप्ट में हम लोग एक्स वाई स्क्वायर और वाई जेड स्क्वायर लिख रहे हैं, सर इसकी कोई सिग्निफिकेंस है या हाँ। फिर ऐसे ही नेमिंग के लिए लिखते हैं कुछ? नहीं देखो इसका अगर बहुत डिटेल हम लोग, अगर वैसे तो इतना डिटेल है नहीं हम लोग सिलेबस में, ये जितने भी लिखे हुए ना सब स्क्रिप्ट में, सबका मैथमेटिकल प्रूफ है। और ये इसको श्रोडिंगर नाम के एक साइंटिस्ट ने पूरा डिराइव किया हुआ है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ये सारे ऑर्बिटल को में जो ये एक्सिस आ रही है वो क्यों आ रही, उसको उन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है Yes. ना। बस वही है कि वो बहुत ज्यादा हायर मैथमेटिक्स है, उसमें डबल डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह बनती है, उनको सॉल्व करके निकालना पड़ता है। तो वो अभी 12th ये आपकी जेई के सिलेबस से बाहर की बातें हैं थोड़ी सी, है ना। तो बाकी इनका सिग्निफिकेंस है, मतलब ये ऐसे ही नहीं कि कुछ भी लिख दी गई है ना, कि Yes. ऐसा नहीं है, ये मैथमेटिकली डिराइव्ड है सारी। लेकिन एफ में हम लोग को याद रखने की जरूरत नहीं है कि किसमें क्या। अब जैसे देखो एफ जेड क्यूब का शेप दिया हुआ है, अगर इसमें कोई पूछे कि बताओ कितनी लूप है इस 4 डायग्राम में, 4 4। है ना, 4 लूप है। तो एक डंबल ये ऊपर वाला, एक नीचे वाला, तो 2 लूप तो ये हो गई। और ये वो आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली वो टायर ट्यूब जैसा ही शेप है, लेकिन वो टायर ट्यूब थोड़ा ऊपर की तरफ टिल्ट हो गया है ना, वो थोड़ा सा टिल्टेड है। और ऐसे ही एक नीचे टायर ट्यूब है, वो नीचे की तरफ थोड़ा टिल्ट हो गया है। तो 1 2 3 4, इसमें 4 ही लूप है। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ रही। यस सर। Yes. अच्छा, तो बस ये एक बार देख लीजिए, बाकी इसमें कोई ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली आपसे पूछा जाए, अननेसेसरी उसमें टाइम वेस्टेज ही होगा। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटम नंबर, है ना। क्वांटम नंबर इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग को समझना है अच्छे से। ठीक है, क्वांटम नंबर क्या होती हैं और इनको हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, इस पे थोड़ा बात करते हैं। तो क्वांटम नंबर स्पेशली हम लोग किसी भी एटम में किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को एड्रेस करने के लिए इन नंबर्स की हेल्प लेते हैं, है ना। बात समझ आ रही, किसी भी एटम में किसी इलेक्ट्रॉन को एड्रेस करना है तो कैसे एड्रेस करें, अगर थ्योरेटिकली बताना है आपको, है ना, तो क्या हमारे कैसे उसको एक्सप्लेन करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेचर और बिहेवियर देखा जाए तो हाईली कॉम्प्लिकेटेड है। इतना ये सारे मॉडल पढ़ने के बाद अब तो समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन कोई सिंपल, इलेक्ट्रॉन का नेचर भी देखा तो पार्टिकल भी है, वेव भी है, दोनों डुअल नेचर है, दोनों नेचर है, ठीक है। तो इतने हाईली कॉम्प्लिकेटेड आइटम, मतलब इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग एड्रेस करने जा रहे हैं तो उसको थ्योरेटिकली कैसे एड्रेस करें, ठीक है। तो अपने आप में ये एक डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन इसे हम लोग क्वांटम नंबर की हेल्प से एड्रेस कर सकते हैं। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को अगर एड्रेस करना है तो उसके लिए कुछ नंबर्स की हेल्प लेते हैं,
और उन नंबर्स को ही थ्योरी में क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स बोलते हैं, है ना। तो ये देखो डिफिनेशन लिखी हुई है, क्वांटम नंबर्स यूज्ड फॉर एड्रेस ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को एड्रेस करने के लिए जिन नंबर की हेल्प ली जाती है उन्हें ही हम लोग क्वांटम नंबर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वांटम नंबर हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है, क्वांटम नंबर हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है, तो क्वांटम नंबर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट सेल, सबसेल, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्वांटम नंबर हमें किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में मेजर 4 इंफॉर्मेशन देती हैं कि इलेक्ट्रॉन किस सेल को बिलोंग कर रहा है उस एटम में, फिर उस सेल में अगर सबसेल की बात करें, क्योंकि सेल का जो कॉन्सेप्ट है वो पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है ना, लेकिन वेव नेचर के अकॉर्डिंग देखें तो इलेक्ट्रॉन सबसेल का पार्ट है, तो वो किस सबसेल में बिलोंग कर रहा है। सबसेल में भी कई तरह के हम लोग ने ऑर्बिटल पढ़ रखे हैं, जैसे पी में 3 टाइप होते हैं, डी में 5 टाइप होते हैं, है ना। तो वो किस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में है, क्योंकि हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन क्या है, अलग अलग है, ठीक है। जैसे पी एक्स ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन हो गया एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाई कर रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पी वाई है तो वाई एक्सिस के लॉन्ग लाई कर रहा है ना। तो हर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन भी अलग अलग है, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन के स्पिन की भी बात की जाती है इसमें, ठीक है। तो ओवरऑल बताएं, ये 4 नंबर ऐसे हैं जिनसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, कंप्लीटली एड्रेस कर सकते हैं थ्योरेटिकली, है ना। बोलो भाई। यस अच्छा, अच्छा ये बताओ, जैसे किसी बच्चे को मुझे सर्च करना है, ठीक है, मान लो किसी बच्चे को, या जैसे हम लोग अपना एड्रेस लिखते हैं, कहीं भी एड्रेस लिखते हैं, तो एड्रेस में मेन उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखनी होती है, ठीक है। तो एड्रेस में, एड्रेस को अगर उल्टा आप पढ़ो तो सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि आप किस सिटी को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप लखनऊ सिटी को बिलोंग कर रहे हैं, है ना। अब लखनऊ सिटी में तो बहुत सारे मोहल्ले हैं, ठीक है। आप किस पर्टिकुलर मोहल्ले को बिलोंग कर रहे हैं, आपका घर, अब जैसे आपको अपने आपको इस समय अगर किसी बच्चे को इस समय अपना एड्रेस देना हो कि मैं इस समय कहाँ हूँ, तो पहले तो वो बताएगा कि भाई लखनऊ के इस मोहल्ले में हूँ, है ना, मैं हजरतगंज में हूँ, ठीक है। अब हजरतगंज इतना बड़ा है भाई, कहीं भी हो सकता है बच्चा वो, तो उसको बताना पड़ेगा मैं YMCA बिल्डिंग रेजोनेंस की बिल्डिंग में हूँ, ठीक है। तो ठीक है, रेजोनेंस की बिल्डिंग में आप चले गए। अब रेजोनेंस की बिल्डिंग में तो देखा जाए तो 5 रूम है, ठीक है। तो उन 5 रूम में किस रूम में है बच्चा, तो वो देखना पड़ेगा कि फर्स्ट रूम में, सेकंड रूम में, तो पता किया कि J2 बैच का बच्चा है तो सेकंड रूम में है वो, ठीक है। सेकंड रूम में क्लास लगी हुई है, तो सेकंड रूम में पहुंच गए हम लोग। अब सेकंड रूम में गए तो देखा, पता लगा कि बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। अब उसमें वो बच्चा पर्टिकुलर कौन है, तो उसको उसके नाम से पकड़ा जाएगा, भाई ये नाम है इसका, है ना। यस सर यस सर। है ना। तो कहीं ना कहीं 4 इंफॉर्मेशन तो हमें होनी चाहिए, ठीक है, कि आप किस सिटी में है और किस सिटी में किस पर्टिकुलर आपका इस समय से आप घर में है, तो जैसे आप जानकीपुरम में रहते हैं तो जानकीपुरम में किस हाउस नंबर पे है, कौन सा हाउस नंबर है ना। अब हाउस नंबर पता चल गया तो आपके घर में कई सारे रूम है, तो किस रूम में है, और रूम पता चल गया तो पता लगा आपके रूम में आप है, आपका छोटा भाई है ना। आपको मान लो किसी ने नहीं देखा पहले, तो वो कैसे जानेगा, तो वो अपने नाम से जानेगा, ठीक है। तो ये 4 ही इंफॉर्मेशन नेसेसरी होती है, ठीक है ना। कि पहले हमें उस इलेक्ट्रॉन का शेल पता होना चाहिए, किस सेल को बिलोंग कर रहा है, फिर वो किस सबसेल को बिलोंग कर रहा है, वो उस सबसेल में किस ऑर्बिटल को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हर ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन अलग अलग है, और लास्ट में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो उन दोनों में कौन सा है वो, ये उसकी स्पिन से पता चलता है,
ठीक है, क्लियर। तो ये 4 क्वांटम नंबर बताई गई हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को एड्रेस करने के लिए 4 क्वांटम नंबर की हेल्प लेते हैं, जिसमें पहली क्वांटम नंबर होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर होती है, उसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक क्वांटम नंबर को डिनोट करने के लिए बेसिक इंग्लिश अल्फाबेट को यूज किया जाता है। तीसरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होती है, इसको एम, स्मॉल एम से मैग्नेटिक का एम ही चुरा लेते हैं हम लोग, एम हो गया, या एम के नीचे सबस्क्रिप्ट में एल लिख देते हैं, एम एल, एम एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर को एस या एम एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये 4 क्वांटम नंबर होती है। अब हर एक क्वांटम नंबर के बारे में बेसिक पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल एन से एक्सप्रेस करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ स्मॉल एन। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो बोलते हैं एक्सेप्ट जीरो इट हैव एनी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती कभी, क्योंकि ये नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करता है, और नंबर ऑफ सेल कभी जीरो नहीं हो सकती भाई, कोई ना कोई फाइनाइट सेल होगी, जीरो सेल का कोई मतलब थोड़ी ना है। तो इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। हाँ, जीरो को छोड़ के कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू हो सकती है। इट हैव एनी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, मतलब एन की वैल्यू जीरो कभी नहीं होगी, बाकी 1 2 3 कोई होल नंबर में कोई भी पॉजिटिव होल नंबर हो सकता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट क्या करता है, तो पी क्यू एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिट और सेल इन विच इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें ये पता चल जाता है कि एटम, उस पर्टिकुलर एटम में इलेक्ट्रॉन किस सेल या किस ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसका हमें आइडिया लग जाता है ना। जैसे पहले हम लोग सिटी की बात कर रहे हैं, तो सिटी एड्रेस में जो सिटी है होती है वो बताती है कि भाई हाँ आप इस सिटी को बिलोंग कर रहे हैं, या आपका घर इस सिटी में है। ठीक है, ऐसे ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें ये बता देती है कि इलेक्ट्रॉन उस एटम के किस ऑर्बिट को बिलोंग कर रहा है, अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल, है ना। क्योंकि ऑर्बिट की जो मतलब कि ऑर्बिट के बारे में जो एक्सप्लेनेशन दिया था वो बोर ने दिया था सबसे पहले अपने मॉडल में। ठीक है, इसका मतलब जैसे आपको अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 दे दी गई है, तो आप समझ जाइएगा अच्छा इसका मतलब ये है कि एटम, उस एटम में इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में बिलोंग कर रहा होगा, मतलब सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, या ऐसे इलेक्ट्रॉन की बात हम लोग करने जा रहे हैं जिसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेकेंड ऑर्बिट में लाई कर रहा है। ठीक है, अगर n=3 की बात कर रहे हैं तो समझ जाइएगा कि हम लोग ऐसे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं इस समय इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में प्रेजेंट होगा, है ना, जिसको हम लोग एम सेल भी बोल देते हैं बोर मॉडल के अकॉर्डिंग, है ना। और अगर n की यस वैल्यू 4 है तो समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल को बिलोंग कर रहा है ना, फोर्थ ऑर्बिट को बिलोंग कर रहा है, या इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी फोर्थ सेल में मैक्सिमम है ना। तो सेल के बारे में हमें आइडिया, ऑर्बिट के बारे में आइडिया लग जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एटम के साइज को भी इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि देखो जितनी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होगा, जितने हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, उतना एटम का साइज भी ज्यादा होगा, है ना। जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा और उतना इलेक्ट्रॉन का साइज भी बड़ा ही होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस पे स्प्रेड होगा उतना एटम की रेडियस ज्यादा होगी। एटम की रेडियस न्यूक्लियस से वैलेंस सेल का ये जो डिस्टेंस होता है, इसे ही तो एटम की क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो एटम जितना न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस वाली ऑर्बिट में बिलोंग कर रहा होगा उतना ही एटम का रेडियस ज्यादा होगा। ठीक है,
तो साइज ऑफ एटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और एनर्जी को भी रिलेट कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, ये हम लोग ने बोर मॉडल में फॉर्मूला पढ़ा भी था। nth ऑर्बिट ऑर्बिट की एनर्जी होती है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो इसमें बेटा एन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, एनर्जी भी उतनी ज्यादा ही होगी, है ना। लेकिन आप कहोगे सर एन ज्यादा है तो एनर्जी कम होनी चाहिए, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेगेटिव लगा है ना। हाँ, तो इसमें बताएं ये निगेटिव साइन सारा खेल बिगाड़ता है। देखो एन, नो डाउट एन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन एन की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी कम होनी चाहिए, लेकिन वो नंबर बेटा माइनस में कम हो रहा होगा, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है। और माइनस में जो नंबर जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है ना। -4 और -7 में बड़ा नंबर कौन सा है -4 है ना, -4 बड़ा है ना। तो वही बात है कि माइनस साइन की वजह से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन आने लगता है। तो इसका मतलब ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि किसी एटम में जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, है ना, वैसे वैसे न्यूक्लियस से दूर हम लोग जाते जाएंगे, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ये हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम में पढ़ भी चुके हैं कि सब जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं एनर्जी बढ़ती है ना, मोर निगेटिव से लेस निगेटिव होती है, और इनफाइनाइट सेल की एनर्जी 0 हो जाती है। ठीक है। यस। तो है ना, तो ये दो बातें हम लोग को क्लियर हो जानी चाहिए। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें दो इंफॉर्मेशन दे देता है कि इलेक्ट्रॉन किस पर्टिकुलर ऑर्बिट को बिलोंग कर रहा है, और इससे थोड़ा हमें साइज के बारे में पता चल जाता है ना, और एनर्जी के बारे में पता चल जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो सेकेंड क्वांटम नंबर है ना, सेकेंड क्वांटम नंबर जो है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकेंड क्वांटम नंबर कौन सी, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, देखो कोई ना कोई क्वांटम नंबर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन तो देगी हमें। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताती है सबसेल के टाइप के बारे में कि इलेक्ट्रॉन किस सबसेल को बिलोंग कर रहा है ना। इट टेल्स अबाउट टाइप ऑफ सबसेल इन विच इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट। ये हमें बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में प्रेजेंट है। ठीक है। अब जो एल का वैल्यू होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू, उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं। इसकी वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक लाई करती है। एन की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक लाई करती है। ठीक है। ये इस फॉर्मूले से आपको एल की पॉसिबल वैल्यूज मिल जाएंगी। इस फॉर्मूले से एल की हमें क्या मिल जाएंगी, पॉसिबल वैल्यूज, है ना। जैसे आपको मैं करके दिखा देता हूँ कि सपोज मान लीजिए कि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है बताइए इसकी एजीमुथल क्वांटम नंबर की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी। तो आप यही ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, 0 to n-1। तो 0 to n-1 मतलब 0 to 2, है ना। और 0 से 2 के बीच में अगर देखें तो एक इंटीजर और आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसमें 3 वैल्यूज मिल जाएंगी, 0, 1, 2। ठीक है। अब ऐसे ही एक और ले लीजिए कि मान ली n की वैल्यू 6 है, तो l की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 तक मिल जाएंगी। सर अगर ठीक है। n1 रहे तो हाँ, अगर n1 लेंगे तो l की वैल्यू ओनली 0 ही होगी, फिर l की एक ही वैल्यू होगी 0। ठीक है। यस। यस। है ना। तो एल का जो वैल्यू होता है वो 0 से एल की जो पॉसिबल वैल्यू होती है 0 से n-1 तक लाई करती है। और एल एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें किसी ना किसी एल की एक पर्टिकुलर वैल्यू किसी ना किसी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ऑर्बिटल या सबसेल को रिप्रेजेंट कर रही होती है। जैसे एल की वैल्यू 0 अगर आ रही है ना, सपोज जैसे आपने बोला कि एन की वैल्यू 1 है सर, तो बताइए एल की वैल्यू क्या होगी, तो एल की वैल्यू 0 ही होगी। तो यहाँ जो एल की वैल्यू 0 आ रही है,
वो हमें ये बता रही कि इलेक्ट्रॉन हमारा s सबसेल को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन देखो s ऑर्बिटल को सबसेल बोलना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि s ऑर्बिटल के टाइप ही नहीं होते हैं। वही झोपड़ी में रहता है वो दो है ना। तो अब उसके कमरे को आप ड्राइंग रूम बोलो, चाहे स्टडी रूम बोलो, चाहे कुछ भी बोलो यार, तो उसमें सबसेल बोलना से बेटर है कि ऑर्बिटल। s को इसलिए ऑर्बिटल ही बोला जाता है क्योंकि s के टाइप नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब L की वैल्यू 0 कभी आए तो समझ जाना कि वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल को बिलोंग कर रहा है। तो उस इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी s ऑर्बिटल के लिए क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। अब L की वैल्यू जैसे 1 आने लगे, तो L की वैल्यू 1 असाइन की गई है p सबसेल के लिए, है ना। p सबसेल के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 1। अच्छा, ये वाइसा वर्सा भी है कि L की वैल्यू 0 है तो s बोल देंगे, या s ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 0 भी ले सकते हैं, रिवर्स मैनर में भी एप्लीकेबल है। L 1 है तो p सबसेल, या p सबसेल के लिए L अगर अपनी तरफ से कभी लेना होगा तो हम लोग 1 ही लेंगे, फिर ये फिक्स है, ठीक है। L2 किसको रिप्रेजेंट करती है, L की वैल्यू 2 D सबसेल को रिप्रेजेंट करती है, या D सबसेल के लिए कभी L लेना होगा तो कितना ले ले, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही। ये सर आवाज नहीं आ रही। देखो नेटवर्क फिर से चला गया था। सर L की वैल्यू 1 में सिर्फ p सबसेल ही क्यों होता है? देखो L की वैल्यू 1 में p सबसेल क्यों होता है, ये हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के फॉर्मूले से समझ सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तो वहां पे वो चीज अभी क्लियर हो जाएगी, ओके सर। है ना। वो बस आने ही वाला है पॉइंट। तो यहाँ पे जैसे हम लोग इस टेबल में यही बात कर रहे हैं कि हर एक ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू फिक्स कर दी गई है ना। L की वैल्यू 0 S ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है, या S ऑर्बिटल के लिए L 0 ले लेंगे। L की वैल्यू 1 P सबसेल को रिप्रेजेंट करेगी, या P सबसेल के लिए हमें कभी L लेना होगा तो 1 ही लेंगे, ये फिक्स है ना, कोई और वैल्यू नहीं लेंगे। L2 D सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा और D के लिए L हमेशा 2 लेंगे, और ऐसे ही F के लिए 3, है ना। और अगर कभी हाइपोथेटिकली पूछे कि L की वैल्यू 4 किस सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा, जी सर। तो ये भी 1 को। हाँ, इसको आंसर भी हमें हाइपोथेटिकली देना पड़ेगा, तो जी सबसेल बोल देंगे। वैसे जी सबसेल अभी डिफाइंड नहीं है, लेकिन भविष्य में कभी फ्यूचर में अगर 120 से ऊपर एलिमेंट डिस्कवर हुए तो फिर जी सबसेल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। है ना। तो ये हम लोग को इतना पहले इसको रट्टा लगा लेना है आप लोग, क्योंकि ये डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस में यूज करेंगे ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई। यस 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 सर। अब जैसे यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि n की वैल्यू मैंने दो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बताई किसी इलेक्ट्रॉन के लिए। मैंने n की वैल्यू 3 दे दिया, ठीक है। तो आपने L की वैल्यू फॉर्मूले से निकाल लिया 0 1 2। 0 का मतलब इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में हो सकता है,
s ऑर्बिटल में, है ना। Yes. 1 का मतलब इलेक्ट्रॉन p सब सेल में भी हो सकता है, और 2 का मतलब इलेक्ट्रॉन d सब सेल में हो सकता है। तो अगर मुझे केवल यही दो वैल्यूज दी गई हैं, तो मैं इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली एड्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। मतलब मुझे ये बता दिया गया कि एक बच्चा जानकीपुरम में रहता है ना, बस इतनी इंफॉर्मेशन दे दी है। अब जानकीपुरम में सेक्टर ए में रहता है कि बी में रहता है कि सी में रहता है कि डी में रहता है कि ई में रहता है, इतने सारे सेक्टर हैं, है ना। ऐसे तो मैं ढूंढ ही नहीं पाऊंगा उसको, अगर उससे मुझे मिलना होगा। तो ये देखा जाए तो एक तरह से इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है कि नहीं, Yes, sir. है ना, है ना। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि अगर n की वैल्यू 3 है, अगर मुझे बता दिया गया कि ये बच्चा जानकीपुरम में रहता है, तो मैं उसको अगर सर्च करूंगा तो जानकीपुरम में ही करूंगा, मैं उसको हजरतगंज में नहीं सर्च करने जाऊंगा, ठीक है, या उसको अलीगंज में या आलमबाग में या गोमती नगर में नहीं घूम सर्च करने जाऊंगा, है ना, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू फिक्स है 3। तो इलेक्ट्रॉन या तो जी एल की वैल्यू 0 आ रही, मतलब या तो एस ऑर्बिटल में होगा या पी ऑर्बिटल में होगा या डी में होगा, लेकिन एफ में तो नहीं होगा ना, क्योंकि एल की वैल्यू 3 नहीं आ रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में नहीं है। हाँ, लेकिन इन तीनों में वो कहीं भी हो सकता है ना। और एग्जैक्टली किस में है, वो अगर हमें आगे की क्वांटम नंबर की वैल्यूज बता दी जाए तो हम लोग उसको है ना फाइनली सर्च कर लेंगे कि वो किस ऑर्बिटल में है। ठीक है, बोलो भाई। उसके लिए हमें फर्दर जो क्वांटम नंबर है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वो उसका इलेक्ट्रॉन का एड्रेस अभी इनकम्प्लीट है, कहने का मतलब। ठीक है, लेकिन एक बात तो ये बोल ही सकते हैं कि अगर n इक्वल टू 1 है, मतलब अगर फर्स्ट सेल देखें तो किसी एटम की फर्स्ट सेल में केवल एक ही ऑर्बिटल होगा, क्योंकि n इक्वल टू 1 में l की वैल्यू क्या आएगी, 0, और 0 केवल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, s को। इसका मतलब फर्स्ट सेल में केवल एक ही ऑर्बिटल है, वो केवल s ऑर्बिटल में होगा अगर फर्स्ट सेल में है तो। ठीक है, अब n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, तो वहां पे एजीमुथल क्वांटम 0 1 दोनों हो सकता है, और 0 होगा तो वो या तो s ऑर्बिटल में होगा या 1 होगा तो p सब सेल में होगा। इसका मतलब जो सेकंड सेल है या उसमें एक तो ऑर्बिटल 2s हो सकता है, एक क्या हो सकता है 2p हो सकता है ना। भाई ऑर्बिटल के आगे जो नंबर है ना, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन n इक्वल टू 1 में केवल एक ही ऑर्बिटल होगा, वो कौन सा होगा, वेनस। ठीक है, अब n इक्वल टू 3 है ना, कोई ऐसा मोहल्ला जिसमें 3 सेक्टर है, तो उसमें l की वैल्यू 0 भी आ रही है, 1 भी आ रही है, 2 भी आ रही है। ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में हो सकता है, सेक्टर a में भी हो सकता है, सेक्टर b में हो सकता है, सेक्टर c में भी हो सकता है ना, वही s p d है यहाँ पे। तो इसका मतलब n इक्वल टू थर्ड सेल में वो 3s ऑर्बिटल में भी हो सकता है, 3p में भी हो सकता है, 3d में भी हो सकता है ना। बोलो भाई। Yes, sir. यस यस सर। इसका मतलब थर्ड सेल में 3 ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेंगे। ऐसे ही फोर्थ सेल में वो एल की वैल्यू 4 आ रही है, तो यहाँ तो बेटा चारों ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेंगे। फोर्थ सेल में एस ऑर्बिटल भी होगा, पी भी होगा, डी भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी में हो सकता है। तो हमें एक रफ आइडिया ये लग रहा है कि एक रफ आइडिया ये यहाँ पे लगना चाहिए कि इसको ऐसे हम लोग थोड़ी सी मन में इमेज बना सकते हैं कि जो ऑर्बिटल ऑर्बिटल वाली थ्योरी है उसको अगर हम लोग बोर वाले मॉडल से को रिलेट करें, तो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग के सेल में और जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है उसमें देखा जाए तो के सेल में केवल एक ही ऑर्बिटल होगा, वो होगा 1s, है ना। एल सेल में एस भी होगा, पी भी होगा, लेकिन सेकेंड सेल है तो आगे हम लोग उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिख देंगे, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू लिख देंगे 2s 2p, जिसको देखने से पढ़ने से ही कोई भी अनजान आदमी समझ जाए कि 2s मतलब अच्छा सेकेंड सेल का एस ऑर्बिटल है ना। बोलो भाई।
2s Yes, sir. मतलब Yes, सेकंड sir. सेल का s ऑर्बिटल है ना। m सेल में 3s भी होगा, p भी होगा, d होगा, तो 3s 3p 3d है ना। तो 3s मतलब ये सेक्टर ए है, लेकिन ये 3 का मतलब समझ गया, अच्छा जानकीपुरम का सेक्टर ए। और अगर 2s लिखा है, अच्छा अलीगंज का सेक्टर है ना। और 1s लिखा है, समझ जाओ पुरनिया या कोई छोटा सा मोहल्ला जिसमें सेक्टर ही ना हो जिसमें एक ही सेक्टर हो। तो इस तरह से ऑर्बिटल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, बोलो भाई, ये दोनों मॉडल को हम लोग कोरिलेट कर रहे हैं यहाँ पे। आई बात समझ में? नहीं आई? यस सर। राग अच्छा, है ना। मतलब ये थोड़ी बातें ऐसी है ना कि इसको थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा। वैसे भी ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है ना। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको चीजें विजुलाइज करिए तो बढ़िया समझ में आएगा आपको। ठीक है, वैसे भी ऑनलाइन में समझाना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बातें समझ में आ जाए। ठीक है, अब जैसे एक हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था बोर मॉडल में, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, क्योंकि बोर मॉडल में हम लोग इलेक्ट्रॉन मान रहे थे कि ऑर्बिट का पार्ट है, तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आया था mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, है ना। इसको बोला था हम लोग ने ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, है ना। ये याद आ रहा है, बोर मॉडल का Yes, sir. पोस्टुलेट था, Yes, sir. है ना। लेकिन अब हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ रहे हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में ये बात हम लोग समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन के अंदर डुअल नेचर है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी शो कर रहा है। और उस वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग ने ऑर्बिटल के एग्जिस्टेंस की बात करी है। तो अगर हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, तो वो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम की बात नहीं करेंगे, वहां पे हमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करनी होगी। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में जो एंगुलर मोमेंटम निकाला जाता है वो ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, उसे हम लोग और थ्योरी में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। और उसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, जहां पे हम लोग ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ले रहे थे n, अब उसकी जगह एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे n की जगह ये टर्म आ जाएगा, n की जगह में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ l+1। बाकी वो h/2 पाई रहेगा, h/2 पाई तो इसमें भी रहेगा। तो ये थोड़ा सा याद रखना है ना फॉर्मूला आपको। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है अंडर रूट ऑफ l+1 h/2 पाई। ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू l+1 h/2 पाई। अब जैसे आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको कर लेते हैं। जैसे आपसे बोला जा रहा है कैलकुलेट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर, आपको 4 ऑर्बिटल दे दिए अलग अलग, एक दे दिया 2s ऑर्बिटल, एक दे दिया 3p ऑर्बिटल, एक 3d, एक 4f। इनके लिए क्या निकालना है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो हम लोग फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे क्या, किसकी वैल्यू चाहिए? इसके लिए मुझे L. एल मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू चाहिए। अब जैसे आपको 3s ऑर्बिटल के लिए पूछ रहा है, तो 3s ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या असाइन की गई थी? 0, है ना। 3s s और s में बेटा कोई भी हो, 3s 2s, क्योंकि जो आगे नंबर लिखा हुआ तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है। हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू वैसे भी रिक्वायर्ड नहीं है, हमें तो एल की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो वो तो एस ऑर्बिटल में चाहे कोई भी हो, वो 0 ही रहेगा। और अगर एल हम लोग यहाँ 0 सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये पूरा एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0 इंटू h/2 पाई, तो वो 0 ही हो जाएगा पूरा। इसका मतलब जब भी Yes. इलेक्ट्रॉन किसी भी s ऑर्बिटल में होगा, तो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए किसी p सबसेल में है, मान लो 3p में है, तो 3p में l की वैल्यू क्या हो जाएगी? p सबसेल के लिए l की वैल्यू 1 असाइन की गई है। अब अगर l 1 रख दीजिए यहाँ पे,
तो ये कितना आ जाएगा? रूट H by टू pi. एच अपॉन हाँ, √2h/2 ठीक है। अब ऐसे ही आप डी 3D ऑर्बिटल के लिए बता दिए, 3D ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या ले लें, 2 है ना, 2 ले लें, बहुत बढ़िया। अब 2 की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे इस फॉर्मूले में, क्या आएगा? Root 2 6 H by इंटू 6 एच अपॉन 2 पाई। हाँ √6h/2। ऐसे ही 4f ऑर्बिटल के लिए L3 हो जाएगा और ये आ जाएगा √12h/2। ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें किसी भी ऑर्बिटल का नाम ले लेगा वो, है ना, और उसके लिए क्या पूछेगा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ध्यान रखना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछे तो ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, √LL+1h/2, इससे निकालिएगा। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। सर इसका Yes, मतलब सर एस हाँ, क्या कह रहे हो ऑर्बिटल बेटा? सर इसका मतलब एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी होगा। एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी होगा? नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हो? एंगुलर मोमेंटम 0 आ रहा है इसलिए। यस सर, तो इसका मास 0 हो नहीं सकता, तो वेलोसिटी 0 होगी। अच्छा, आपका कहना है कि एंगुलर मोमेंटम 0 हो रहा है और एंगुलर मोमेंटम mvr का क्या है? प्रोडक्ट है ना, यस सर। और मास 0 हो नहीं सकता है, और रेडियस रेडियस भी 0 नहीं हो सकती है। इसका मतलब उसका वेलोसिटी 0 होगा, है ना, यही कह रहे हैं, चाह रहे हैं ना? यस सर। तो देखो, इसमें एक चीज ये ध्यान रखना है कि जब एंगुलर मोमेंटम हम लोग निकालते हैं तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, है ना। जैसे वेलोसिटी में 2 कंपोनेंट होंगे, जैसे कोई पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है तो उसके वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है ना, एक टेंजेंट के लॉन्ग वेलोसिटी आती है, और एक उसकी आएगी इसके नॉर्मल के लॉन्ग। तो यहाँ नॉर्मल के लॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो 0 हो जाएगा, लेकिन टेंजेंशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी। टेंजेंशियल वेलोसिटी 0 अगर हो गई तो फिर तो इलेक्ट्रॉन किसी मोशन में नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे जो 0 आ रहा है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसकी जो नॉर्मल के लॉन्ग कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो 0 है, वो नेट वेलोसिटी 0 नहीं है, ओके सर। है ना। ये थोड़ा सर्कुलर मोशन आप लोग अभी पढ़ेंगे तो वहां पे थोड़ा फिजिक्स में और बढ़िया क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, क्योंकि वहां पे स्पेशली ये सारी चीजें, वेक्टर वेक्टर वाली चीजें बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो ये बस हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूले में कैसे निकाल रहे हैं ये हम लोग को क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद आपका आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है ना, थोड़ा सा 10 मिनट पढ़ लीजिए आप लोग आज एक्स्ट्रा, थोड़ा ये कंप्लीट करा देते हैं। ठीक है, किसी को जल्दीबाजी तो नहीं कहीं? चलो कर लो, कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये चैप्टर में चारों 1-2 क्लास में हो जाए कंप्लीट, है ना। और ये जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं ये है बहुत इंपॉर्टेंट, देखा जाए तो जेई मेन के पेपर में आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मॉडर्न एटॉमिक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से पूछे गए हैं, है ना। तो ये और आसान भी है। ठीक है, तीसरी क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को बेटा स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका सिंबल m देते हैं या ml भी दे देते हैं, और बोलते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो अपने से पिछली वाली क्वांटम नंबर मतलब एज्यूमेथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है ना। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड्स ऑन एज्यूमेथल क्वांटम नंबर। ठीक है, कैसे डिपेंड करती है? इस फॉर्मूले से डिपेंड करती है। m की वैल्यू जो होती है वो -l से लेकर +l की सारी वैल्यूज होती हैं, लेकिन इस फॉर्मूले से भी बेटा पॉसिबल वैल्यूज ही आती हैं। ठीक है, m की पॉसिबल वैल्यूज आती हैं, वो कहाँ से कहाँ तक होती हैं? -l से लेकर +l।
अब जैसे अभी एक किसी बच्चे ने पूछा कि एल की वैल्यू पी सबसेल को ही क्यों रिप्रेजेंट करती है ना। तो उसको आप ऐसे समझ लीजिए कि एल की वैल्यू अगर आप 1 ले लेते हैं तो एम की कितनी वैल्यू आएंगी। तो एम की वैल्यू -1 से प्लस एल, तो -1 से +1, इसका मतलब कितनी वैल्यू डिफाइंड होंगी, 3 वैल्यूज डिफाइंड होंगी, 3। है ना। हाँ, 3 वैल्यू डिफाइंड होगी। और एम की हर एक वैल्यू किसी न किसी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि वो ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करती है। ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन मतलब ऑर्बिटल के टाइप को रिप्रेजेंट करती है। तो एम की जैसे 3 वैल्यू आ रही, इससे ये पता चल रहा है कि ये जो भी सबसेल है इसमें 3 ऑर्बिटल होंगे। और अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि पी सबसेल ही ऐसा सबसेल होता है जिसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, है ना। तो इसमें कोई एक वैल्यू पी एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, कोई एक वैल्यू पी वाई को रिप्रेजेंट कर रही है, कोई एक वैल्यू पी जेड को रिप्रेजेंट कर रही है ना। बात समझ में आ रही यस सर। है ना। इसका मतलब कि एल की वैल्यू 1 केवल पी सबसेल को ही रिप्रेजेंट कर सकती है, क्योंकि पी सबसेल के ही 3 टाइप होते हैं, है ना। तो एल, ये बात समझ में आ गई कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेशली ऑर्बिटल के टाइप को हमें बता देता है कि वो ऑर्बिटल कौन सा है, या ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को। ये वर्ड ज्यादा अच्छा है क्योंकि हर ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन अलग अलग होता है। हर ऑर्बिटल ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन से क्या मतलब है, ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो 3D में कैसे लाई कर रहा है, किस एक्सिस के लॉन्ग लाई कर रहा है ना। उसके ओरिएंटेशन को एम की वैल्यू से हम लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, एल की वैल्यू 0 ले ली, तो बेटा एल की वैल्यू 0 लोगे और इसी फॉर्मूले में रखो जरा, तो वो -0 से +0 आएगी। -0 +0 कुछ होता नहीं है, इसका मतलब वो 0 ही है ना। तो यहाँ एम की एक सिंगल वैल्यू आ रही है, और एम की सिंगल वैल्यू ये बताना चाह रहे हैं कि इस ऑर्बिटल के फर्दर कोई भी ओरिएंटेशन नहीं है। ये ऑर्बिटल एक तरह से नॉन डायरेक्शनल टाइप का है, और नॉन डायरेक्शनल में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, वो भी कौन सा, एस ऑर्बिटल। तो एम की वैल्यू, एल की वैल्यू 0 स्पेशली किसको रिप्रेजेंट करती है, एस ऑर्बिटल को। ठीक है। यस लेकिन सर। एल की वैल्यू 1 ले लें तो एम की वैल्यू पॉसिबल वैल्यू -1, 0, 1 कुछ भी हो सकती है, और एम की हर एक वैल्यू किसी ना किसी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रही है ना। इसका मतलब ये 3 वैल्यू 3 ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रही है, और 3 ऑर्बिटल केवल किसमें होते हैं, पी में ही होते हैं, है ना। तो इसका मतलब एल की वैल्यू अगर पी सबसेल को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसमें जो एम की वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो उसमें प्रेजेंट किसी ना किसी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना, ये फिक्स नहीं है कि जैसे मैंने -1 के नीचे पी एक्स लिख दिया और 0 के नीचे पी वाई लिख दिया और 1 के नीचे पी जेड लिख दिया, इसका मतलब आप लोग ये मत याद कर लेना कि पी एक्स के लिए एम की वैल्यू -1 होती है ऑलवेज, ऐसा नहीं है। ठीक है। एम की वैल्यू -1 इनमें से किसी के लिए भी हो सकती है, ये फिक्स नहीं है। ठीक है। मतलब ये 3 वैल्यू इनमें से किसी के लिए भी हो सकती है, थ्योरी में इसको डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है। यस। ये बात समझ में आ रही सर, है ना। तो कभी ऐसा मत बोलिएगा कि पी एक्स के लिए m -1 है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हमेशा हम लोग भाई पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में x पहले आता है, y बाद में आता है, z बाद में। तो हम लोग ये जो पी एक्स, पी वाई, पी जेड लिख रहे हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहे हैं, है ना। लेकिन वो चांस की बात है कि पी एक्स -1 के नीचे आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है पी एक्स के लिए -1 ही हो सकता है, कि पी एक्स के लिए 0 हो, या हो सकता है -1 +1 हो। तो ये फिक्स नहीं है। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में कोई एजम्पशन ले लिया जाए तो बात अलग है, ठीक है, लेकिन थ्योरी में ये फिक्स नहीं है। एल की वैल्यू 2 डी सबसेल को रिप्रेजेंट करती है, और डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स
ds स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। और अगर हम लोग फॉर्मूले से देखें तो m की वैल्यू -2 से +2 मतलब टोटल 5 वैल्यूज आएंगी। इसका मतलब ये हर एक वैल्यू किसी न किसी d ऑर्बिटल के को रिप्रेजेंट कर रही है। m की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हर एक वैल्यू किसी न किसी d ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। तो ये हो गए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसके बाद लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को s से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसका एक सिंबल है ms। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एक मोशन स्पिन वाला भी होता है। इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अबाउट दो तरह से स्पिन भी कर सकता है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन भी करता रहता है, और वो स्पिन बेटा या तो क्लॉकवाइज टाइप का होगा, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा होगा, या वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा होगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन के दो पॉसिबल स्पिन हो सकते हैं। ठीक है, और जैसे आप लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो मैथ्स में, जैसे आपने एक कॉइन को टॉस किया और आपसे पूछा जाए बताओ एक कॉइन इसको टॉस किया, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी 1/2। है ना? तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही फेस होती है कॉइन। ऐसी टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो हाफ हो जाएगी। तो ऐसे ही आप कह सकते हो कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, तो क्लॉकवाइज स्पिन करने वाले इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे ऐसे समझो, एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। ठीक है, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज करेगा। तो इसका मतलब किसी एक इलेक्ट्रॉन के क्लॉकवाइज स्पिन करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ है ना? क्योंकि स्पिन या तो क्लॉकवाइज करेगा या एंटी क्लॉकवाइज, तीसरी कोई स्पिन होती नहीं है, तीसरे कोई सेंस में स्पिन डिफाइन ही नहीं होगा, है ना? तो एक तरह से यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड वैल्यूज ले ली जाती हैं। इसके लिए दो वैल्यूज थ्योरेटिकली लेते हैं, +½ और -½ ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैग्नीट्यूड हाफ ही है लेकिन साइन अपोजिट ले लेते हैं। ठीक है, जिससे ये ना हो कि क्वांटम नंबर सेम नहीं होनी चाहिए, कोई भी दो क्वांटम नंबर किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं होनी चाहिए। तो इसमें दो ले लेते हैं, एक +½ एक के आगे माइनस लगा देते हैं, -½ ठीक है। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना कि इसका मतलब ये आप लोग मत निकालना कि मैंने क्लॉकवाइज के नीचे +½ लिखा है, इसका मतलब क्लॉकवाइज स्पिन करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर +½ होगा। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं, ये एक एजम्पशन पे बेस्ड है। आप मानना चाहो तो मान सकते हो कि क्लॉकवाइज के लिए +½ है। अगर किसी एक क्वेश्चन में आप ये मानते हो कि क्लॉकवाइज स्पिन करने वाले इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम में +½ है, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ ले लीजिएगा उसी क्वेश्चन में। या आपने अगर मान लिया कि क्लॉकवाइज वाले इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर -½ है, तो एंटी क्लॉकवाइज वाले के लिए क्या हो जाएगा, +½ हो जाएगा। तो ये एक एजम्पशन पे बेस्ड वैल्यूज है। ठीक है ना? तो स्पिन क्वांटम नंबर की दो वैल्यूज हो सकती हैं, आइदर +½ और -½ +½ अगर आप मानते हो कि क्लॉकवाइज स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसी क्वेश्चन में -½ आप ले लेना एंटी क्लॉकवाइज के लिए। या आप मानते हो कि +½ एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको उसी क्वेश्चन में ये मानना पड़ेगा कि -½ एंटी क्लॉकवाइज वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? क्लियर है? और ये भी बोला जाता है देयर इज नो मैथमेटिकल एनालॉग बिहाइंड दिस वैल्यूज ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है, इसके पीछे कोई मैथमेटिकल डेरिवेशंस नहीं है, ये बेटा प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड वैल्यूज है। तो यही एक ऐसी क्वांटम नंबर है जिसके पीछे कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है। हाँ, इससे पहले जो 3 क्वांटम नंबर हम लोगों ने पढ़ी हैं, उनमें जो वैल्यूज हैं वो बेटा एक्चुअली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव्ड है ना? शुरुआत की जो 3 क्वांटम नंबर होती हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक, वो मैथमेटिकली डिफाइंड है, वो एक्चुअली श्रोडिंगर वेव मॉडल से डिराइव्ड है। लेकिन जो बेटा ये चौथी क्वांटम नंबर है, ये मैथमेटिकली डिराइव्ड नहीं है, है ना? ये
इस प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड वैल्यूज है, ठीक है। यस इनके पीछे कोई मैथमेटिकल एनालॉग या क्लासिकल एनालॉग नहीं। अब जैसे एक क्वेश्चन आपको, चलो ये कर लो, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है, एक इसको कर लो आप। जैसे कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे कि आपको क्वांटम नंबर के 4 सेट दे देगा, क्वांटम नंबर के लिए क्या दे देगा, 4 सेट दे देगा, ठीक है। और आपको पूछेगा बताओ कौन सी वैल्यूज परमिसिबल है। जैसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट परमिटेड। इसमें पूछ रहा है कि कौन क्वांटम नंबर के सेट ऐसे हैं जो परमिटेड नहीं है ना। आपको ये बताना है। तो 1 बाई 1 अगर हम लोग देखें, जैसे पहला जो ए ऑप्शन में वैल्यू दी हुई है उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो कोई भी नॉन जीरो इंटीजर वैल्यू हो सकती है, तो 4 हो सकती है ना। एल की वैल्यू 2 है, एल की वैसे वैल्यू होती है पॉसिबल वैल्यू 0 टू n-1, तो 0 से 4 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे 2 है तो हो सकती है इसका मतलब। अब m की वैल्यू उसने -3 दे दी, जबकि m का फॉर्मूला क्या होता है, -l से +l होता है। यस सर। तो जब l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू -2 से +2 के बीच में कोई होनी चाहिए, और उसने दे दिया -3, वो तो इस रेंज में आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब इसमें ये जो तीसरी वाली क्वांटम नंबर है ये परमिसिबल नहीं है, थर्ड वाली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये परमिसिबल नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। और हमें यही बताना है कि कौन सी परमिटेड नहीं है, तो एक तो आंसर यही हो गया ए, है ना, मतलब कि जो परमिटेड नहीं होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा, एक तो ये हो गया। फिर दूसरा देखते हैं, इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, ठीक है, एज्यूमेटल क्वांटम नंबर भी 3 है, तो क्या एज्यूमेटल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के कभी बराबर हो सकता है, इक्वल हो सकता है? नो सर। नो सर। है ना, हाँ नहीं हो सकता, क्योंकि फॉर्मूले में हम लोग पढ़ा था कि एल की जो मैक्सिमम वैल्यू भी होती है वो एन से 1 यूनिट कम होती है ना, एल की मैक्सिमम वैल्यू भी n-1 होती है। इसका मतलब एल की वैल्यू कभी n के न्यूमेरिकली इक्वल नहीं हो सकती, है ना, एल एल के बराबर नहीं हो सकता, n इज नॉट न्यूमेरिकली इक्वल टू एल। तो यहाँ पे ये वैल्यू परमिसिबल नहीं है, और ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं सी वाले में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हो सकता है, 2 अगर है तो L1 हो सकता है, क्योंकि 0 से लेकर n-1, 0 1 दोनों ही हो सकता है, अगर 1 लिखा है तो सही है। और अगर L1 है तो m की वैल्यू -1 0 1 हो सकती है, -1 एक्सेप्टेड है, और s की वैल्यू तो प्लस हाफ माइनस हाफ कुछ भी हो सकती है, तो ये वाला परमिटेड है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। लास्ट वाली आप लोग बताओ, क्या ये परमिटेड है? नो सर। नो सर। क्यों नहीं है? सर क्योंकि इसमें -हाफ और +हाफ होता है। हाँ, इसमें जो लफड़ा है वो स्पिन क्वांटम नंबर में, स्पिन क्वांटम नंबर नेवर बी इक्वल टू 0, स्पिन क्वांटम नंबर या तो प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा, है ना। तो इसमें 3 सेट ऐसे दिए थे जो परमिटेड नहीं थे, यही हमारे तीनों आंसर हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, ए बी डी, है ना, ए बी डी, ठीक है। तो चलो बस इतना ही रखते हैं, है ना। अगली क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इस पे क्वांटम नंबर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चन मैं आपको भेज भी दूंगा इसी पीडीएफ में लास्ट में, आप लोग ट्राई भी करिएगा, ठीक है। इसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थैंक यू बनते सर। हैं, ठीक है। चलो फिर, है ना, मैं आपको भेज दूंगा, आप लोग करिएगा ट्राई, और अगर कुछ डाउट होगा तो भी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।
थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ ओके बेटा।